तो स्वागत है तुम सभी का एक बार फिर से एक नई मूवी में, जो कि इस चीज़ के ऊपर होने वाली है कि क्या होता अगर गोकू बंद हो जाता एक अल्टीमेट टाइम चेम्बर जैसी चीज़ में। अब आखिर ये अल्टीमेट टाइम चेम्बर है क्या, ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है और गोकू इसके अंदर ट्रैप होता कैसे, ये सब तुम्हें पता चलेगा इस मूवी में। और ये टाइम चेम्बर वाली वीडियो बाकी सभी टाइम चेम्बर वाली वीडियो से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट और हटके होने वाली है। तो तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि ये मूवी बिल्कुल भी बोर नहीं करेगी तुम्हें। तो बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं अपनी मूवी को। लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसी ही मूवीज़ और स्टोरीज सुनना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, तो इस मूवी की शुरुआत होती है कैप्सूल कॉर्प से। वजीटा अपने ट्रेनिंग कैप्सूल में ट्रेनिंग कर रहा होता है, काफ़ी जी तोड़ ट्रेनिंग कर रहा होता है, क्योंकि उसको गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को सरपास करना होता है। लेकिन तभी उसकी ट्रेनिंग कैप्सूल में बुल्मा आती है। जैसे ही बुल्मा वजीटा की ट्रेनिंग कैप्सूल में नॉक करती है तो वजीटा कहता है, कौन है बाहर? मैंने कहा हुआ है ना कि मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करो, मैं इंटेंस ट्रेनिंग कर रहा हूँ। बुल्मा कहती है, लेकिन वजीटा तुमसे मिलने गोकू आया हुआ है और वो कह रहा है कि उससे बहुत ज़रूरी काम है तुमसे। वजीटा कहता है, क्या खरौट, आखिर उसका यहाँ पे कैसे आना हुआ? जिसके बाद वजीटा बाहर निकलता है तो वो देखता है कि उसके सामने गोकू और बुल्मा खड़े हुए हैं। वजीटा कहता है, बोलो खैखरॉट, आखिर तुम्हारे यहाँ पे कैसे आना हुआ? तुमने मेरी ट्रेनिंग को कैसे डिस्टर्ब किया? तो गोकू कहता है, मुझे माफ़ करना वजीटा अगर मैंने तुम्हारी ट्रेनिंग को डिस्टर्ब किया हो, लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए आया था ताकि मैं तुमसे पूछ सकूँ कि क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? वजीटा कहता है, कहाँ पे चलना चाहोगे आखिर? गोकू कहता है, लॉर्ड ज़ेनो के पास में। मैं इस बटन का इस्तेमाल करके लॉर्ड ज़ेनो के पास जाने का सोच रहा था और उनसे कुछ बातचीत करने का सोच रहा था। वजीटा कहता है, "हाँ, मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ट्रेनिंग करनी है।" ऐसा बोल करके वजीटा पीछे मुड़ता है और अपनी ट्रेनिंग कैप्सूल के अंदर जाने लगता है। लेकिन तभी गोकू कहता है, वजीटा सोच लो, हो सकता है कि लॉर्ड ज़ेनो हमें कुछ नई एबिलिटी सिखा दे, या फिर वो हमें अपना शिष्य बना ले, तो हम और भी ज़्यादा स्ट्रांग बन सकते हैं। क्या तुम इस अपॉर्चुनिटी को गंवाना चाहोगे? वजीटा चलते चलते ही रुक जाता है और वो कहता है, ठीक है, मैं चलूँगा तुम्हारे साथ, लेकिन अगर तुमने वहाँ पे कोई भी फालतू की बात की तो मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई भी नहीं होगा खैकरॉट, इस बात को जान लो। गोकू कहता है, बिल्कुल चिंता मत करो, मैं वहाँ पे केवल सही बात ही करूँगा।" जिसके बाद वजीटा गोकू के नज़दीक आता है तो सबसे पहले बुल्मा कहती है कि वजीटा तुम इस हालत में तो बिल्कुल नहीं जा सकते लॉर्ड ज़ेनो के पैलेस पे। अगर लॉर्ड ज़ेनो ने तुम्हें स्मेल कर लिया तो हो सकता है कि वो तुम्हें इरेज ही कर दें, कि क्या मॉर्टर्स इतने ज़्यादा गंदे होते हैं, इसीलिए पहले जाओ और अपने आप को साफ़ करके आओ। वजीटा कहता है, पहली चीज़ बुल्मा कि वो लॉर्ड हैं, ओमनीपोटेंट हैं, मुझे नहीं लगता है कि उनको स्मेल जैसी चीज़ें सेंस होती होंगी। और दूसरी बात कि मैं एक सेयन हूँ, और ये पसीना ही मेरा परफ्यूम है, ये पसीना ही दिखाता है कि मैं एक असली सेयन हूँ जो कि ट्रेनिंग करके अपने आप को हमेशा स्ट्रांग बनाता रहता है। बुल्मा कहती है, ये सब फालतू बातें तुम बाद में करना सेयन वाली, पहले जाओ और रेडी होकर के आओ। वजीटा चाहे कितना ही शेर क्यों ना बन ले, उसको बुल्मा के सामने झुकना ही पड़ता है और अपने आप को साफ करना ही पड़ता है। जिसके बाद में गोकू और वजीटा ये दोनों ही पहुंच जाते हैं ज़ेनो की पैलेस पे। खैर, गोकू वजीटा जैसे ही ज़ेनो के पैलेस पे पहुंचते हैं, ज़ेनो देख करके उन्हें काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। ज़ेनो कहता है, गोकू, वजीटा, तुम दोनों को यहाँ पे अचानक से देख करके मुझे काफ़ी खुशी हुई। तुम तो काफ़ी समय बाद आए हो यहाँ पर। मैं काफ़ी समय से ग्रैंड ब्रिज से कह ही रहा था कि गोकू और वजीटा को लाओ यहाँ पर, मुझे उनके साथ खेलना है। लेकिन ग्रैंड ब्रिज कह रहा था कि वो सही वक्त आने पे खुद ब खुद यहाँ पे आ जाएंगे। तो बताओ गोकू, वजीटा, तुम्हारा यहाँ पे कैसे आना हुआ? क्या तुम मुझे यहाँ एंटरटेन करने आए हो? तो गोकू कहता है, नहीं लॉर्ड ज़ेनो, मैं तो आपसे मिलने आया था। हम काफ़ी बोर हो रहे थे और हमें काफ़ी समय भी हो गया आपसे मिले हुए, तो हमने सोचा क्यों ना आपसे मिल लिया जाए। आपके साथ मिल करके हमें काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है। वजीटा कहता है, खैखरॉट, ये फालतू बकवास मत करो, मैंने कहा था ना तुमसे कि अगर तुम फालतू बकवास करोगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, जो काम की बात है वो कहो। गोकू कहता है, वजीटा, हमें यहाँ पे सोच समझ के बात करनी होगी, हम अपने काम की बात यहाँ पे डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। तुम जानते हो ना कि हम किसके सामने खड़े हुए हैं।
तो ग्रैंड प्रीस्ट गोकू की तरफ देखता और कहता है, मुझे सब सुनाई दे रहा है गोकू वेजिटा, बताओ आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तुम्हें क्या काम है हमसे। वैसे भी लॉर्ड ज़ेनो तुमसे काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हैं, तो वो तुम्हारी किसी भी बात को मानने के लिए रेडी हो जाएंगे। गोकू कहता है, ओ सॉरी लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट, ये वेजिटा तो कुछ भी बोलता है, हम वाकई में यहाँ पे आपसे मिलने के लिए ही आए थे। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, झूठ मत बोलो, सच बता दो कि आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए थे। तो गोकू कहता है, लॉर्ड ज़ेनो, लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट, हम यहाँ पर आए थे आपसे कुछ सीखने के लिए, कुछ नई एबिलिटीज़ सीखने के लिए और अपने आप को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, बेसिकली आपको अपना टीचर बनाने के लिए आए थे। ग्रैंड प्रीस्ट एक स्माइल देता और कहता है, क्यों नहीं गोकू, तुम दोनों को मैं अपना स्टूडेंट ज़रूर बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें लॉर्ड ज़ेनो के साथ में खेलना होगा। अगर लॉर्ड ज़ेनो एंटरटेन होंगे और खुश हो जाएंगे तो फिर मैं तुम्हें ट्रेन करने के लिए एकदम रेडी हूँ, तुम्हारा टीचर बनने के लिए रेडी हूँ। लेकिन अगर लॉर्ड ज़ेनो खुश नहीं हुए तुम्हारे साथ खेलने के बाद में, तो फिर मुझे माफ़ करना, मुझे तुम्हें मारना होगा। गोकू वेजिटा जैसे इस शर्त को सुनते हैं वो घबरा जाते हैं। गोकू कहता है, वेजिटा मैंने कहा था ना तुमसे कि सोच समझ के बोलना चाहिए हमें यहाँ पर। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, अब सोच के कुछ भी फ़ायदा नहीं है गोकू वेजिटा, तुम्हें लॉर्ड ज़ेनो के साथ में खेलना ही पड़ेगा। गोकू कहता है, जी लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट, हम लॉर्ड ज़ेनो के साथ में खेलेंगे। जिसके बाद में गोकू और वेजिटा काफ़ी कोशिश करते हैं ज़ेनो को खुश करने की, और काफ़ी ज़्यादा देर तक गोकू वेजिटा लॉर्ड ज़ेनो के साथ खेलते हैं। लेकिन एक पॉइंट के बाद गोकू और वेजिटा दोनों ही थक जाते हैं और वो हार मान लेते हैं। उनके पास ज़रा भी स्टेमिना नहीं बचा होता है कि वो ज़ेनो के साथ में और खेल सकें। लेकिन ज़ेनो अभी भी इम्प्रेस नहीं हुआ होता। ज़ेनो कहता है, गोकू वेजिटा, तुम लोग तो थक गए, वो भी इतनी जल्दी, अभी तो मुझे मज़ा आना शुरू ही हुआ था। गोकू कहता है, हमें माफ़ कर दीजिए लॉर्ड ज़ेनो, लेकिन हम आपको और ज़्यादा इम्प्रेस नहीं कर सकते। हम बुरी तरीके से हार मान चुके हैं, हम थक चुके हैं, अब हम और ज़्यादा देर तक आपके साथ नहीं खेल सकते। तो ज़ेनो कहता है, ये चीज़ काफ़ी डिसअपॉइंटिंग थी गोकू, मैंने सोचा था कि तुम मेरे साथ कुछ और देर खेलोगे, लेकिन तुम तो बहुत जल्दी ही थक गए। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, गोकू वेजिटा, अब क्योंकि तुम लॉर्ड ज़ेनो को पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं कर पाए हो तो फिर तुम्हें मरना पड़ेगा। ऐसा बोल करके ग्रैंड प्रीस्ट गोकू वेजिटा के नज़दीक आता है तो गोकू को वेजिटा के पसीने छूट जाते हैं। वेजिटा कहता है, इससे अच्छा तो मैं अपने कैप्सूल में ही ट्रेनिंग कर लेता कैकरॉट, तुमने मुझे कहाँ पे फंसा दिया। जैसे ही ग्रैंड प्रीस्ट गोकू वेजिटा के नज़दीक आता है तभी वो हंसने लगता है। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, तुम्हारी शक्ल तो देखो, तुम ऐसे डर रहे हो जैसे कि मैं तुम्हें सच में इरेज करने वाला हूँ। हम तो मजाक कर रहे थे तुम्हारे साथ में गोकू वेजिटा। तभी ज़ेनो भी ज़ोरों से हंसने लगता है। ज़ेनो कहता है, मैं भी मजाक कर रहा था, मुझे तुम्हारे साथ खेल करके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा गोकू और वेजिटा, तुमने काफ़ी इम्प्रेस किया मुझे, और सच बताऊँ तो इतना ज़्यादा मज़ा मुझे कभी बीरस के साथ खेलने में भी नहीं आया। गोकू वेजिटा, अब तुम जो भी कहोगे मैं वो मानने के लिए रेडी हूँ। गोकू कहता है, ओह अच्छा लग रहा है ये सुन करके कि आप मजाक कर रहे थे, वरना हमने तो हार मान ही ली थी, हमने सोच लिया था कि हम मरने ही वाले हैं। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, चिंता मत करो गोकू, हम तुम्हारे जैसे होनहार मॉर्टल्स को और सेयंस को ऐसे कैसे ही मरने दे सकते हैं। गोकू वेजिटा, मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट बनाने के लिए एकदम रेडी हूँ, तो बताओ आखिर तुम्हें क्या सीखना है। गोकू कहता है, लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट, क्या मैं आपकी बराबरी कर सकता हूँ कभी भी। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, इससे पहले कि गोकू मैं तुम्हें इस चीज़ का जवाब दूँ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। गोकू कहता है, क्या चीज़ आखिर लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट। तो ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक ऐसी चीज़ जिसकी मदद से तुम जितना चाहो उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हो, वो भी बिना किसी भी फिक्र के। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट गोकू और वेजिटा को ज़ेनो की ही पैलेस के एक दूसरे कोने में लेकर के जाता है। गोकू जैसे ही ग्रैंड प्रीस्ट के साथ साथ वहाँ पहुँचता है तो वो कहता है, ये कौन सी जगह है लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट, लॉर्ड ज़ेनो का पैलेस बाहर से देखने में तो इतना बड़ा नहीं दिखता, लेकिन ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, हाँ
क्योंकि ये जगह हिडन है और यहाँ पे आना किसी भी मॉर्टल, डिस्ट्रॉयर, इवन एंजल के लिए भी अलाउड नहीं है। गोकू कहता है ओ, लेकिन आखिर यहाँ पे ऐसी क्या चीज़ है? तभी ग्रैंड ब्रिस्ट कहता है ज़रा अपने सामने तो देखो। गोकू वेजिटा जैसे सामने देखते हैं तो उनको सामने एक टाइम चेम्बर जैसी कुछ चीज़ दिखती है। गोकू कहता है वेजिटा, ये देखने में तो एकदम टाइम चेम्बर जैसा लग रहा है, क्या ये वाकई में टाइम चेम्बर है? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है तुम ठीक समझे, लेकिन ये कोई मामूली सा टाइम चेम्बर नहीं है, ये अल्टीमेट टाइम चेम्बर है। वेजिटा कहता है अल्टीमेट टाइम चेम्बर, आखिर ये क्या चीज़ होती है? तो ग्रैंड प्रिस्ट कहता है तुम लोग टाइम चेम्बर का कॉन्सेप्ट तो जानते ही होगे कि टाइम चेम्बर का एक साल तुम्हारे अर्थ के एक दिन के बराबर होता है। गोकू कहता है हाँ, क्या अल्टीमेट टाइम चेम्बर के अंदर भी एक साल एक दिन के बराबर होता है? तो ग्रैंड प्रिस्ट कहता है नहीं, यहाँ का कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर तुम अल्टीमेट टाइम चेम्बर के अंदर 1000 साल बिताओगे तो फिर वो यहाँ पे एक दिन के बराबर होगा, मतलब कि तुम्हारी अर्थ के एक दिन के बराबर होगा। तो मतलब कि अगर तुम 2-3 हज़ार साल तक ट्रेनिंग करते रहो तो फिर वो बस केवल अर्थ के 3 दिन के बराबर होगा। और 3000 साल में तुम कितने ज़्यादा स्ट्रांग बन सकते हो ये तो तुम अच्छे से जानते ही होगे गोकू। तुम अगर कुछ साल की ट्रेनिंग से ही अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसी फॉर्म को अचीव कर लो, टेक्निक को अचीव कर लो जो कि एंजल्स पोजेस करते हैं, और एंजल्स को भी वो टेक्निक सीखने में हज़ारों साल लगते हैं, तो फिर तुम सोच लो कि तुम 1000 साल ट्रेनिंग करके क्या अचीव कर सकते हो। गोकू कहता है बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आखिर हम 1000 साल तक ट्रेनिंग करेंगे कैसे? हमारी बॉडी तो बूढ़ी हो जाएगी और हम मर जाएंगे। तो ग्रैंड प्रिस्ट कहता है उसकी चिंता मत करो, अल्टीमेट टाइम चेम्बर के अंदर तुम्हारी एज बढ़नी रुक जाती है और तुम 1 सेकंड भी बूढ़े नहीं होते हो। वजीटा कहता है ये तो काफ़ी बेस्ट चीज़ है, इसका मतलब है कि अगर मैं अल्टीमेट टाइम चेम्बर के अंदर 10,000 साल तक ट्रेनिंग करूँगा तो ना ही मेरी एज बढ़ेगी और ना ही अर्थ पे ज़्यादा दिन बीतेंगे। गोकू कहता है लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट, क्या आप भी इसी अल्टीमेट टाइम चेम्बर में ही ट्रेनिंग करते हैं? तो ग्रैंड प्रीस्ट कहता है नहीं, हमारे लिए और लॉर्ड जेनो के लिए एक अलग टाइम चेम्बर है जिसको कहते हैं लेजेंडरी टाइम चेम्बर। मैं और लॉर्ड जेनो उस लेजेंडरी टाइम चेम्बर के अंदर ट्रेनिंग करते हैं। गोकू कहता है लेजेंडरी टाइम चेम्बर, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी भी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती होगी। तो ग्रैंड प्रिस्ट कहता है हाँ, लेकिन फ़िलहाल तुम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो कि तुम लेजेंडरी टाइम चेम्बर की बराबरी कर सको या फिर उसको यूज़ कर सको। गोकू कहता है क्यों, आखिर ऐसा क्या है लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट उस लेजेंडरी टाइम चेम्बर में कि हम ट्रेनिंग नहीं कर सकते वहाँ पे? तो ग्रैंड प्रिस्ट कहता है वहाँ का ग्रेविटेशनल फोर्स और वहाँ की काउंटर एनर्जी। वजीटा कहता है ग्रेविटेशनल फोर्स, लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट, मैं अपने कैप्सूल में 10 गुना ग्रेविटी में काम करता हूँ, ट्रेनिंग करता हूँ, और मुझे कुछ भी फील नहीं होता। लेजेंडरी टाइम चेम्बर में आखिर कितना ही ज़्यादा ग्रेविटी बढ़ी होगी। तो ग्रैंड प्रिस्ट कहता है तुम जितना एक्सपेक्ट भी ना कर सको उतनी ज़्यादा। लेजेंडरी टाइम चेम्बर में इतनी ज़्यादा ग्रेविटी होती है कि अगर गलती से तुम लेजेंडरी टाइम चेम्बर के अंदर पहुंच गए तो फिर तुम्हारी बॉडी चपटी हो जाएगी, तुम्हारी मॉर्टल बॉडी उस फोर्स को, उस ग्रेविटेशनल पुल को कभी सह ही नहीं पाएगी। लेजेंडरी टाइम चेम्बर में एक ब्लैक होल से 10,000 गुना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, और यही नहीं, उसमें काउंटर एनर्जी भी होती है जो कि तुम्हारी सारी फॉर्म्स और सारी पावर्स को नलीफाई कर देती है, जिसकी वजह से तुम किसी भी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते हो उस लेजेंडरी टाइम चेम्बर में। मतलब कि तुम्हें बेस फॉर्म में ही इतना ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा कि तुम उस ग्रेविटेशनल फोर्स को अपनी बेस फॉर्म में रह करके ही सह सको और काउंटर कर सको। इसीलिए तुम्हारे बस की बात नहीं अभी उस लेजेंडरी टाइम चेम्बर में जा करके ट्रेनिंग करना। बेटर यही है कि तुम लोग अल्टीमेट टाइम चेम्बर में ही जाओ, वो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। गोकू कहता है वजीटा, मुझे लगता है कि लेजेंडरी टाइम चेम्बर अभी हमारे बस के बाहर है, हम वहाँ पे नहीं जा सकते। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है तुम ठीक समझे, तो क्या तुम अल्टीमेट टाइम चेम्बर में जाने के लिए रेडी हो? गोकू कहता है हाँ लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट, लेकिन इसमें आपका क्या रोल है? क्या आप भी हमारे साथ में अल्टीमेट टाइम चेम्बर में चल करके हमें ट्रेन करेंगे?
तो ग्रैंड प्रिस्ट कहता है हाँ क्यों नहीं, बेशक, ज़रा मेरे साथ अल्टीमेट टाइम चेम्बर के अंदर तो चलो। जिसके बाद गोकू और वेजिटा काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वो अल्टीमेट टाइम चेम्बर के अंदर चले जाते हैं ग्रैंड प्रीस्ट के साथ में। लेकिन जैसे ही गोकू और वेजिटा अल्टीमेट टाइम चेम्बर में पहुंचते हैं, वहाँ की ग्रेविटेशनल फोर्स काफ़ी ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा कि गोकू और वेजिटा तो ज़मीन से चिपक ही जाते हैं। गोकू कहता है लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट, ये क्या है, आखिर यहाँ का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा क्यों है। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है ओह मुझे माफ़ कर देना, मैं इस चीज़ को अभी फिक्स कर देता हूँ। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट अपने स्टाफ को हिलाता है और ग्रेविटेशनल जो फोर्स जो होती है अल्टीमेट टाइम चेम्बर के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। लेकिन फिर भी गोकू और वेजिटा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं खड़े होने के लिए भी। गोकू और वेजिटा जैसे ही खड़े होते हैं और वो कहते हैं लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट, यहाँ के ग्रेविटेशनल फोर्स तो काफ़ी ज़्यादा है। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है हाँ होगी क्यों नहीं, यहाँ पे एंजल्स ट्रेन होती हैं और एंजल्स की बॉडी की कैपेबिलिटीज़ कुछ ज़्यादा ही हैं। तुम तो मॉर्टल्स हो, तो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा यहाँ की ग्रेविटेशनल फोर्स को अडेप्ट कर पाना। लेकिन मैंने काफ़ी हद तक ग्रेविटेशनल फोर्स को गिरा दिया है, तो अब तुम इजीली ट्रेनिंग कर सकते हो। गोकू कहता है लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट, आपने ग्रेविटेशनल फोर्स को तो कम कर दिया, लेकिन स्टिल ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, हम तो उड़ भी नहीं पाएंगे इस ग्रेविटेशनल फोर्स में इतनी ज़्यादा, इवन मैं तो सही से चल भी नहीं पा रहा हूँ। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है अगर तुम्हें अच्छी फॉर्म सीखनी है, एबिलिटीज़ सीखनी है, तो फिर तुम्हें इतना स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। अगर मैं इससे लोअर कर दूंगा ग्रेविटेशनल फोर्स को, तो फिर तुम कुछ सीख ही नहीं पाओगे, और तुम मेरे स्टूडेंट हो, तो जैसा मैं कहूँगा तुम्हें वैसा करना होगा गोकू वेजिटा, ना कि तुम जैसा चाहो वैसा होगा। वेजिटा कहता है लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट, आप एकदम ठीक कह रहे हैं, ये कैकरॉट तो है ही बेवकूफ़। मैं तो कहता हूँ आप पहले जितनी ही ग्रेविटेशनल फोर्स कर दीजिए ताकि हम लोग स्ट्रगल करें खड़े होने के लिए भी। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है वेजिटा, मानता हूँ कि तुम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो, लेकिन इतना ज़्यादा भी एक्साइटेड मत हो जाओ कि उसका खामियाजा तुम्हें बाद में भुगतना पड़े। मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। खैर गोकू वेजिटा, अब तुम लोग यहाँ पे जितना चाहो उतना ट्रेनिंग कर सकते हो, जितने साल चाहो उतनी ट्रेनिंग कर सकते हो, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। गोकू कहता है तो फिर बताइए लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट, हम लोग स्टार्टिंग कहाँ से करें, अगर आप क्या चाहते हैं कि हम कैसी ट्रेनिंग करें, पहले क्या फिज़िकल ट्रेनिंग करें या फिर मेंटल ट्रेनिंग। ग्रैंड प्रीस्ट एक स्माइल देता है और कहता है तुम्हें जो करना है तुम कर लो, अब तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे गोकू और वेजिटा, तुम लोग यहीं पे सड़ कर मर जाओगे। और मैं वही चाहता हूँ, तुम लोगों को अगर बाहर रखा जाएगा मल्टीवर्स में, तो फिर तुमने तो अभी एंजल्स को ही सरपास किया है, आने वाले समय में तुम हो सकता है कि मुझे भी रिप्लेस कर दो, और मैं वो बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता। ऐसा बोल करके ग्रैंड प्रीस्ट उस अल्टीमेट टाइम चेम्बर का जो पोर्टल होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी वेजिटा कहता है ये आप क्या कर रहे हैं लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट, आखिर आप हमें यहाँ पे क्यों ट्रैप करना चाहते हैं, हमने तो किसी के साथ में बुरा नहीं किया। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है लेकिन मैं तुम्हारा भला नहीं होने दूंगा। ऐसा बोल करके ग्रैंड प्रीस्ट वहाँ से इंस्टेंटली ही डिसअपियर हो जाता है और गोकू वेजिटा उसी अल्टीमेट टाइम चेम्बर में कैद हो जाता है। खैर ग्रैंड प्रीस्ट जैसे ही ज़ेनो के पास में पहुँचता है, ज़ेनो अकेले ग्रैंड प्रीस्ट को देख करके हैरान हो जाता है। ज़ेनो कहता है ग्रैंड प्रीस्ट तुम अकेले, आखिर गोकू और वेजिटा कहाँ पे है, वो भी तो तुम्हारे साथ ही थे ना। तो ग्रैंड प्रीस्ट कहता है ओह हाँ मुझे माफ़ कर देना लॉर्ड ज़ेनो, लेकिन गोकू वेजिटा का कहना था कि उन्हें अर्थ पे जाना है, उनको कुछ काम है, वो बस आपसे मिलने के लिए आए थे, तो फिर मैं उनको अर्थ पे छोड़ करके आ गया। मुझे माफ़ कर देना, मैंने उनको आपसे मिलाया नहीं और अर्थ पे छोड़ करके आ गया बिना आपके परमिशन के। ज़ेनो कहता है कोई बात नहीं, लेकिन मैंने सोचा था कि वो मुझसे थोड़ी देर और देर तक खेलेंगे। खैर आखिर उसका क्या हुआ, तुम कह रहे थे कि तुम उनके टीचर बनने वाले हो गोकू वेजिटा के। तो ग्रैंड प्रीस्ट कहता है हाँ मैंने उनसे कहा था, लेकिन उनका कहना है कि पहले वो खुद ही ट्रेनिंग करना चाहेंगे और अपने आप को मेरे स्टूडेंट बनने के वर्दी बनाएंगे, तब मैं उन्हें ट्रेन करूँगा। ज़ेनो कहता है वैसे कुछ भी कहो ग्रैंड प्रीस्ट, गोकू और वेजिटा जैसा मॉर्टल मैंने पूरे मल्टीवर्स में नहीं देखा। इवन उस टूर्नामेंट ऑफ पावर में भी जैसे गोकू ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एंजल वाली फॉर्म को अचीव करके जिरेन को हराया था, वो चीज़ तो मेरे अभी तक दिमाग में बसी हुई है। मैं चाहता हूँ कि बहुत जल्दी ही एक और टूर्नामेंट
कराया जाए जिसमें गोकू और अच्छी फॉर्म्स को हासिल करे। खैर, वहीं अर्थ पे एक दिन बीत जाता है, 2 दिन बीत जाते हैं, 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन गोकू और वजीटा का कोई अता पता नहीं लगता बुल्मा को और ना ही चीची को। तभी चौथे दिन चीची सीधे पहुंचती है बुल्मा के कैप्सूल कॉर्प में और चीची बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होती है। चीची बुल्मा के पास जाती है और कहती है, बुल्मा क्या तुम्हें पता है आखिर गोकू कहाँ गया? तो बुल्मा कहती है, क्या वो अभी तक वापस नहीं आया? वैसे तो वजीटा भी अभी तक वापस नहीं आया है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि गोकू और वजीटा को इतना टाइम लग क्यों रहा है वहाँ से आने में। चीची कहती है, कहाँ से आने में? क्या तुम्हें पता है आखिर गोकू वजीटा कहाँ पे गए हैं? तो बुल्मा कहती है, हाँ, वो लॉर्ड जेनो की पैलेस पे गए हुए थे, उनको ट्रेनिंग से रिलेटेड कुछ बात करनी थी। चीची कहती है, वाह, ये गोकू का भूत अभी तक क्यों नहीं उतर पाया है ट्रेनिंग से? इसको मैंने कितनी बार समझाया है कि घर के लिए काम करो, थोड़ा पैसे कमाओ, वरना हम लोग कैसे सरवाइव करेंगे इतनी महंगाई में। बुल्मा कहती है, चिंता मत करो चीची, मैं हूँ ना, जब तक मैं हूँ तब तक गोकू या फिर उसकी फैमिली को सरवाइव करने की या फिर पैसे कमाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम चिंता मत करो, गोकू और वजीटा जल्द ही आएंगे वापस। मुझे तो लग रहा है कि कहीं गोकू और वजीटा वीस के प्लैनेट पे तो नहीं रुक गए हैं ट्रेनिंग करने के लिए। ऐसा हो सकता है क्योंकि वीस मास्टर है गोकू और वजीटा दोनों का ही। चीची कहती है, तो फिर तुम अभी उससे पूछो, अभी वीस से पूछो कि क्या गोकू और वजीटा उसके पास हैं या फिर नहीं है। बुल्मा कहती है, हाँ, क्यों नहीं। जिसके बाद बुल्मा अपने डिवाइस से वीस से कनेक्ट करने की कोशिश करती है और वो कर भी लेती है। वीस अपने स्टाफ में देखता है और कहता है, हाँ बुल्मा, क्या हुआ? आखिर तुमने अचानक से मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों की? हाँ, हम लोग बहुत खाना खा चुके हैं ऑलरेडी, अब हमें और ज़्यादा खाना नहीं खाना है। तो फिर अगर तुमने कुछ भी स्पेशल बनाया तो उसको कुछ समय के लिए स्टोर कर लो, हम बाद में जब अर्थ पे आएंगे तब खा लेंगे। बुल्मा कहती है, नहीं वीस, मैंने तुम्हें खाने के लिए फ़ोन नहीं किया है। क्या गोकू और वजीटा तुम्हारे प्लेनेट पे आए हैं ट्रेनिंग करने के लिए? क्योंकि वो मुझसे कह करके गए थे कि वो लॉर्ड जेनो की पैलेस पे जा रहे हैं, लेकिन 3-4 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक गोकू और वजीटा यहाँ पे नहीं आए हैं। क्या वो तुम्हारे प्लेनेट पे हैं? वीस कहता है, नहीं, वो तो यहाँ पे नहीं है। बुल्मा कहती है, क्या गोकू और वजीटा तुम्हारे प्लेनेट पे नहीं है? तो फिर आखिर ये दोनों बेवकूफ़ कहाँ चले गए? वीस, क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगे? वीस कहता है, कैसा काम? अब मैं तुम्हारे लिए पूरे यूनिवर्स में गोकू और वजीटा को ढूंढने के लिए नहीं जाऊंगा। बुल्मा कहती है, नहीं, तुम्हें ये सब नहीं करना है, तुम्हें बस लॉर्ड जेनो की पैलेस पे जाना है और वहाँ पे जा कर के पूछना है कि क्या गोकू और वजीटा वहाँ पे हैं। वीस कहता है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ये काम क्यों करूँ बुल्मा? ना ही तो मैं तुम्हारा अटेंडेंट हूँ और ना ही मैं अर्थ का रखवाला हूँ। बुल्मा कहती है, तुम मेरे लिए नहीं, एटलीस्ट अर्थ के फूड के लिए तो ये कर ही सकते हो ना। वीस कहता है, आह, अर्थ के फूड के लिए हमें क्या क्या नहीं करना पड़ता है। ठीक है, मैं भी जाता हूँ लॉर्ड जेनो के पैलेस पे। जिसके बाद वीस बुल्मा की कॉल को रखता है और वो लॉर्ड जेनो के पैलेस पे जाने के लिए रेडी ही होता है, लेकिन तभी वहाँ पे वीरस भी आ जाता है। वीरस कहता है, वीस, आखिर तुम किससे बात कर रहे थे? तो वीस सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि कैसे गोकू और वजीटा लॉर्ड जेनो की पैलेस पे गए थे, लेकिन वो 4 दिन से गायब हैं, ऐसा बुल्मा का कहना है। तो फिर मैं जा रहा हूँ लॉर्ड जेनो की पैलेस पे उनके बारे में पता करने के लिए। तो वीरस कहता है, वीस, तुम मेरे अटेंडेंट हो या फिर उन अर्थवासियों के? अगर तुम गोकू और वजीटा का पता लगाने के लिए जेनो के पैलेस पे क्यों जा रहे हो? मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें उनकी गुलामी करनी चाहिए। वीस कहता है, लॉर्ड वीरस, मैं कोई गुलामी नहीं कर रहा हूँ उनकी, मैं बस उनको एक फेवर कर रहा हूँ। और वैसे भी गोकू वजीटा मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो उनकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है, इसीलिए आप ज़्यादा बिल्कुल भी मत सोचिए कि मैं उनकी गुलामी कर रहा हूँ या फिर ऐसा कुछ। मैं बस उनका फेवर कर रहा हूँ। अगर आपको लॉर्ड जेनो की पैलेस पे चलना है तो फिर आप भी चल सकते हैं। वीरस कहता है, ना, मुझे तो अभी आराम करना है, मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है उनको वजीटा को ढूंढने में। ऐसा बोल करके वीरस वहाँ से चला जाता है और वीस भी निकल जाता है जेनो के पैलेस पे जाने के लिए। खैर, जैसे ही वीस जेनो की पैलेस पे जाता है तो उसको बाहर ही ग्रैंड प्रीस्ट खड़ा मिल जाता है। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, वीस, आखिर तुम्हारा यहाँ पे कैसे आना हुआ? क्या तुम्हें लॉर्ड जेनो से कुछ काम है? तो वीस कहता है, नहीं लॉर्ड, मुझे तो बस गोकू वजीटा के बारे में पता करना था।
बुल्मा कह रही थी कि वो यहाँ पे आया है लेकिन अभी तक वो अर्थ पे नहीं पहुँचे। ग्रैंड प्रिस्ट वीस के नज़दीक आता और कहता है, वीस, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि तुम मेरे एंजल हो या फिर उन अर्थवासियों के। तुम आखिर उनकी बात ही क्यों सुन रहे हो? तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? तो वीस कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट, लेकिन गोकू और वजीटा मेरे स्टूडेंट्स हैं, इसीलिए मैं उनके बारे में पूछने के लिए आया आपसे। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, नहीं, तुम्हें उनके बारे में ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, वो यहाँ पे नहीं है, वो यहाँ से कब के जा चुके हैं। तो यहाँ पे आप बिल्कुल भी मत आना गोकू वजीटा के बारे में पता करने के लिए। समझ में आई मेरी बात? वीस कहता है, ठीक है लॉर्ड, जैसा आप कहें। जिसके बाद वीस जैनो के पास नहीं जा पाता है, उसको ग्रैंड प्रिस्ट पहले ही रोक लेता है और उसको वापस कर देता है, क्योंकि अगर वीस किसी तरीके से जैनो तक पहुंच जाता तो फिर ग्रैंड प्रिस्ट का भांडा फूट सकता था कि उसने अल्टीमेट टाइम चेम्बर में गोकू वजेटा को ट्रैप कर रखा है। खैर, वहीं अल्टीमेट टाइम चेम्बर के अंदर गोकू वजीटा के पास में कोई भी ऑप्शन नहीं बचा होता है, केवल ट्रेनिंग के अलावा। गोकू वजीटा एक दिन तो काफ़ी ज़्यादा हाथ पैर मारते हैं, उस चेम्बर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस चेम्बर का कोई अंत ही नहीं होता है। गोकू वजीटा अपनी फाइनल फॉर्म में जा कर के उस चेम्बर को डिस्ट्रॉय करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन उससे भी कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता उस चेम्बर को। गोकू वजीटा समझ जाते हैं कि अब इस चेम्बर को डिस्ट्रॉय करने का एक ही तरीका है, वो है स्ट्रॉन्ग बनना। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनो और पूरे चेम्बर को ही डिस्ट्रॉय कर डालो। और दूसरे दिन से गोकू वजीटा जी जान लगा करके ट्रेनिंग करने लगते हैं और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने लगते हैं। और हाँ, एक दिन से मेरा मतलब था कि अल्टीमेट टाइम चेम्बर के अंदर का एक दिन। तुम लोग ये मत समझ लेना कि अर्थ का एक दिन, जो कि 1000 साल के बराबर होगा अल्टीमेट टाइम चेम्बर के अंदर। खैर, जैसे ही वीस अपने प्लेनेट पे पहुंचता है तभी बुल्मा उससे दोबारा से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। वीस कहता है, बुल्मा, तुम्हारी वजह से लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट ने मुझे भी चिल्लाया, अब कुछ बाकी रह गया है क्या? तो बुल्मा कहती है, मुझे माफ़ करना वीस, लेकिन आखिर हुआ क्या? मुझे तो बताओ, आखिर क्या हुआ? क्या गोकू वजीटा थे लॉर्ड ज़ेनो की पैलेस पे? तो वीस कहता है, नहीं, ग्रैंड प्रिस्ट का कहना था कि गोकू और वजीटा तो कब के निकल चुके हैं उस पैलेस से। बुल्मा कहती है, अगर वो लॉर्ड ज़ेनो के पैलेस पे नहीं है, तुम्हारे प्लेनेट पे नहीं है, तो फिर आखिर गोकू वजीटा गए कहाँ पे? कहीं उनके साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया? वीस कहता है, बुल्मा, गोकू और वजीटा मेरे स्टूडेंट्स हैं और वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसा तुम्हें क्यों लग रहा है कि उनके साथ कुछ बुरा हुआ होगा? मुझे तो लगता है कि वो बहुत ही आलसी हैं, तो कहीं पे आराम कर रहे होंगे, और ये भी हो सकता है कि वो अर्थ पे ही और ट्रेनिंग कर रहे हों। कुछ समय में वो तुम्हारे पास आ जाएंगे। बुल्मा कहती है, उम्मीद करती हूँ यही हो। ऐसा बोल करके बुल्मा विस की कॉल काट देती है। खैर, इसके बाद में भी 2 दिन और बीत जाते हैं, लेकिन गोकू वजीटा का कुछ पता नहीं चलता। तभी ज़ेनो की पैलेस पे ज़ेनो एक चीज़ नोटिस करता है कि ग्रैंड प्रीस्ट काफ़ी ज़्यादा खुश है। ज़ेनो पूछता है, क्या हुआ ग्रैंड प्रीस्ट, तुम कुछ ज़्यादा ही खुश लग रहे हो आजकल? क्या बात है, आखिर तुम्हारे इस खुश रहने की राज क्या है? क्या तुम मुझे बताओगे? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, अरे ऐसे कुछ बात नहीं है लॉर्ड ज़ेनो, वो तो बस मैं कुछ सोच रहा था और उसे सोचते सोचते मुझे हंसी आ गई। लेकिन तभी अचानक से ज़ेनो का पैलेस हिलने लगता है, बहुत ही बुरी तरीके से, मानो कि ज़ेनो के पैलेस पे अर्थक्वेक आ गया हो। ज़ेनो कहता है, ये क्या, ये पैलेस अपने आप हिलने कैसे लगा आखिरकार? तभी ग्रैंड प्रिस्ट के चेहरे पे जितनी भी स्माइल होती है वो सारी स्माइल एक घबराहट में कन्वर्ट हो जाती है। ज़ेनो कहता है, ग्रैंड प्रिस्ट, आखिर ये सब क्या चल रहा है? क्या तुम्हें पता है इसके बारे में? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, लॉर्ड ज़ेनो, आप यहीं पे वेट करिए, मैं देख करके आता हूँ आखिर क्या माजरा है। ऐसा बोल करके ग्रैंड प्रिस्ट वहाँ से चला जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट को ये तो समझ में आ जाता है कि ये जो भूकंप सा आ रहा है लॉर्ड ज़ेनो के पैलेस पे, ये अल्टीमेट टाइम चेम्बर की वजह से आ रहा है। जैसे ही ग्रैंड प्रिस्ट उस अल्टीमेट टाइम चेम्बर के नज़दीक पहुंचता है तो वो देखता है कि अल्टीमेट टाइम चेम्बर की वॉल्स धीरे धीरे टूट रही हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, ये ये कैसे हो सकता है? ये टाइम चेम्बर गॉडली है, ये डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, ये अनडिस्ट्रक्टेबल है,
ये एग्जिस्टेंस के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल से बना हुआ है। इस टाइम चेम्बर को डिस्ट्रॉय कर पाना इम्पॉसिबल है, लेकिन आखिर इसकी वॉल्स में क्रैक्स क्यों आ रहे हैं? क्या हो रहा है ये? और धीरे धीरे वो क्रैक्स भी बढ़ रहे होते हैं। जैसे जैसे वो क्रैक्स बढ़ रहे होते हैं, ज़ेनो की पैलेस में जो भूकंप होता है उसकी इंटेंसिटी और भी हाई होती जाती है। ग्रैंड प्रिस्ट अपने कदम पीछे लेने लगता है और कहता है, मुझे सबको एकत्रित करना होगा यहाँ पे, और सबकी मदद लेनी होगी। कहीं मैं जो सोच रहा हूँ वो सच ना हो जाए, कहीं गोकू वेजिटा सब कुछ डिस्ट्रॉय ना कर डाले। मैंने तो ये सब मल्टीवर्स के अच्छाई के लिए किया था, लेकिन ये क्या हो गया मुझसे? मुझे सबको यहाँ पे लाना होगा। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट फ़ौरन ही वहाँ से निकल जाता है। ग्रैंड प्रीस्ट सबसे पहले पहुँचता है ज़ेनो के पास में, और ज़ेनो के पास पहुँच करके वो बिना कुछ एक्सप्लेन किए हुए सभी एंजल से कांटेक्ट करने लगता है। और ज़ेनो कहता है, क्या हुआ ग्रैंड प्रीस्ट, आखिर तुम अचानक से ही सभी एंजल्स को क्यों कांटेक्ट कर रहे हो? मुझे तो बताओ आखिर माजरा क्या है, और आखिर ये जो कंपन पैदा हो रहा है पूरे पैलेस में, ये बढ़ता क्यों जा रहा है? ये कम कैसे होगा? क्या तुम इसको फिक्स नहीं कर सकते? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, लॉर्ड ज़ेनो मुझे प्लीज़ 1 मिनट दीजिए, मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। ऐसा बोल करके ग्रैंड प्रिस्ट सभी एंजल से कांटेक्ट करता है और उनसे कहता है कि फ़ौरन ही वो ज़ेनो की पैलेस पे आए सभी डिस्ट्रॉयर्स को ले करके। एंजल्स पूछने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि मैंने जो कहा बस उतना करो। सभी डिस्ट्रॉयर्स को लेकर के फ़ौरन लॉर्ड ज़ेनो की पैलेस पे आओ, ये एक इमरजेंसी मीटिंग है। जिसके बाद सभी एंजल्स बिना कुछ जाने हुए सभी डिस्ट्रॉयर्स को इकट्ठा करती हैं और उनको लॉर्ड ज़ेनो के पैलेस पे लेकर के आती हैं। जैसे ही सभी डिस्ट्रॉयर्स एंजल्स ज़ेनो के पैलेस पे इकट्ठा हो जाते हैं, तब ज़ेनो कहता है, अब तो बताओ ग्रैंड प्रिंस आखिर हुआ क्या है? तुम इतने ज़्यादा अजीब क्यों बिहेव कर रहे हो, और आखिर ये पैलेस पूरी तरीके से हिल क्यों रहा है इतनी देर से? सभी एंजल्स भी शॉक हो जाती हैं ये देख करके कि लॉर्ड ज़ेनो का पैलेस काफ़ी बुरी तरीके से हिल रहा है। वीस कहता है, लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट, ये लॉर्ड ज़ेनो का पैलेस तो इस मल्टीवर्स के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल से बना हुआ है, तो फिर आखिर इसमें अर्थक्वेक जैसी चीज़ें कैसे आ सकती हैं? ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, लॉर्ड ज़ेनो, सभी एंजल्स, डिस्ट्रॉयर्स, मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैंने गोकू और वेजिटा को कुछ दिन पहले अल्टीमेट टाइम चेम्बर में कैद कर दिया था। मार्गरेटा कहती है, अल्टीमेट टाइम चेम्बर, ये नाम तो सुना सुना लग रहा है कुछ। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, मार्गरेटा, ये वही टाइम चेम्बर है जिसके अंदर एंजल्स ट्रेनिंग किया करती थी। जब जब तुम पैदा हुई थी, जब मैंने तुम्हें क्रिएट किया था, तब तुम अल्टीमेट टाइम चेम्बर में ही ट्रेनिंग किया करती थी। क्या तुम्हें याद नहीं है? वादोस कहती है, लेकिन लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट, आखिर वो अल्टीमेट टाइम चेम्बर के अंदर तो ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ ज़्यादा ही होता है, और वहाँ का एनवायरनमेंट मॉर्टल्स की बॉडी के लिए बना ही नहीं हुआ है। तो फिर गोकू और वेजिटा अल्टीमेट टाइम चेम्बर के अंदर घुसते ही मरे कैसे नहीं? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, ये चीज़ तो मुझे भी नहीं समझ में आ रही है। मैंने गोकू और वेजिटा को अल्टीमेट टाइम चेम्बर के अंदर इसीलिए डाला था कि मुझे लगा था कि वो मर जाएंगे, लेकिन जैसे ही वो अल्टीमेट टाइम चेम्बर के अंदर घुसे तो वो मरे नहीं, बल्कि वो तो कोशिश करने लगे, उस ग्रेविटेशनल फोर्स को काउंटर करने की कोशिश करने लगे। तो मुझे लगा कि इनके अंदर पोटेंशियल है, तो मैंने अल्टीमेट टाइम चेम्बर का जो ग्रेविटेशनल फोर्स था उसको काफ़ी कम कर दिया, ताकि ये लोग अच्छे से ट्रेनिंग ना कर सकें, और मैंने उनको वहाँ पे कैद कर दिया। ज़ेनो कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट, इसका मतलब है कि तुमने मुझसे झूठ बोला? तुमने मुझसे ये चीज़ झूठ बोली थी कि गोकू और वेजिटा अर्थ जा चुके हैं? ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, हाँ लॉर्ड ज़ेनो। ज़ेनो कहता है, ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया ग्रैंड प्रीस्ट। तुम्हें पता है ना मैं गोकू वेजिटा को कितना पसंद करता हूँ, और तुमने ये हरकत कर दी उनके साथ में। मैं तुम्हें अपना अटेंडेंट कैसे बोलूँ अब? ग्रैंड प्रिंस कहता है, लॉर्ड ज़ेनो मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैंने ये सब मल्टीवर्स के भलाई के लिए ही किया है। ज़ेनो कहता है, भलाई के लिए? आखिर इसमें तुमने क्या भलाई की, ज़रा मैं भी तो जानूँ। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया गोकू वेजिटा के साथ में? इससे करके तुम्हें क्या मिला? तभी ज़ेनो की पैलेस पे जो अर्थक्वेक आ रही थी उसकी इंटेंसिटी और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। ग्रैंड प्रिंस कहता है, लॉर्ड ज़ेनो, फ़िलहाल ये सब एक्सप्लेन करने का समय नहीं है। पहले हमें उस अल्टीमेट टाइम चेम्बर के पास जाना होगा और गोकू वेजिटा को रोकना होगा, इससे पहले कि वो बिना कुछ सोचे समझे अल्टीमेट टाइम चेम्बर को डिस्ट्रॉय कर डालें और सब कुछ तहस नहस करने लगे। बीरस कहता है, हाँ, लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट, उन दोनों मॉर्टल्स को तो मैं ही संभाल लूँगा। मैं जहाँ पे एक हकाई बोलूँगा वो दोनों ही इरेज हो जाएंगे, तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए। मुझे ले चलिए अल्टीमेट टाइम चेम्बर के पास में।
जिसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट, जेनो, सभी एंजल्स और डिस्ट्रॉयर्स सभी पहुंचते हैं उस अल्टीमेट टाइम चेम्बर के इर्द गिर्द। और अल्टीमेट टाइम चेम्बर की जो वॉल्स होती हैं वो धीरे धीरे डिस्ट्रक्ट हो रही होती हैं। एंजल्स कहती हैं हमने इतनी सालों तक ट्रेनिंग की है इस अल्टीमेट टाइम चेम्बर के अंदर, लाखों सालों तक ट्रेनिंग की है, लेकिन हम में से कोई भी इतना स्ट्रांग नहीं बन पाया कि वो अल्टीमेट टाइम चेम्बर को इतनी बुरी तरीके से हिला करके रख दे, झंझोर करके रख दे। मुझे लगता है कि ये मॉर्टल्स बियॉन्ड जा चुके हैं हमारे पोटेंशियल के। ज़ेनो कहता है मुझे तो पहले ही से पता था कि गोकू वजीटा के अंदर कुछ हिडन पोटेंशियल है, कुछ हिडन पावर्स हैं। वो सेयंस कोई आम सेयंस नहीं है। जो सेयंस कुछ साल की ट्रेनिंग से ही टोपो जैसे डिस्ट्रॉयर और एंजल जैसी फॉर्म को पोजेस कर लें, वो सेयंस आम कैसे हो सकते हैं? ग्रैंड प्रीस्ट, तुम्हें अगर ये करना था तो उससे पहले तुम्हें मुझे बताना चाहिए था इसके बारे में। ज़ेनो ने इतना बोला ही होता है कि तभी जो अल्टीमेट टाइम चेम्बर के क्रैक्स होते हैं उसमें से लाइट्स निकलने लगती हैं। तो ग्रैंड प्रिस्ट समझ जाता है कि ये अल्टीमेट टाइम चेम्बर अब बहुत जल्द ही डिस्ट्रॉय होने वाला है। ग्रैंड प्रिस्ट सभी एंजल्स और डिस्ट्रॉयर्स को आदेश देता है कि वो अल्टीमेट टाइम चेम्बर को घेर करके खड़े हो जाएं। सभी एंजल्स और डिस्ट्रॉयर्स ठीक ऐसा ही करते हैं। वो अल्टीमेट टाइम चेम्बर को घेर करके खड़े हो जाते हैं चारों दिशाओं से, और सामने ज़ेनो और ग्रैंड प्रिस्ट खड़े होते हैं। तभी अचानक से वो अल्टीमेट टाइम चेम्बर ब्लास्ट कर जाता है, और उस अल्टीमेट टाइम चेम्बर के ब्लास्ट होने के इम्पैक्ट की वजह से सभी डिस्ट्रॉयर्स और एंजल्स दूर फेंक जाते हैं, मानो कि इतना ज़्यादा फोर्स निकला हो उस अल्टीमेट टाइम चेम्बर के अंदर से कि वो एंजल्स और डिस्ट्रॉयर्स भी नहीं संभाल पाए उसे। खैर, अंदर से गोकू और वजीटा निकलते हैं एक अजीब सी कॉस्मिक फॉर्म लेकर के। गोकू वजीटा की मॉर्टल बॉडी मानो कि पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय ही हो चुकी हो, उनके पास में एक कॉस्मिक बॉडी थी। ज़ेनो गोकू और वजीटा की तरफ देखता है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। ज़ेनो कहता है ये क्या फॉर्म है तुम दोनों के पास में? आखिर तुम दोनों ने ये क्या अचीव कर लिया है? मैं जितनी भी फॉर्म्स, जितनी भी पावर्स, जितनी भी एबिलिटीज़ जानता हूँ इस मल्टीवर्स में, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर ये फॉर्म क्या है। गोकू वजीटा, आखिर ये फॉर्म्स क्या हैं? गोकू वजीटा बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होते हैं ग्रैंड प्रीस्ट से, और गोकू वजीटा को लग रहा होता है कि इसके पीछे ज़ेनो का भी हाथ है। गोकू कहता है लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट, सॉरी ग्रैंड प्रीस्ट, तुमने बहुत ज़्यादा बुरा किया मेरे और वजीटा के साथ में। तुम्हें क्या लगा था कि हम दोनों अल्टीमेट टाइम चेम्बर के अंदर सड़ सड़ कर मर जाएंगे? अब तुम्हें गलत साबित करने का समय आ चुका है ग्रैंड प्रीस्ट। अब तुम्हें पता चलेगा कि दो सेयन से पंगा लेने का हश्र क्या होता है। हम तुम्हें अपना टीचर मान रहे थे, लेकिन तुमने हमारे ही पीठ में खंजर भोंक दिया ग्रैंड प्रीस्ट। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मैं जो कर रहा था सही कर रहा था। तुम्हारे जैसे मॉर्टल्स को तो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए इस मल्टीवर्स में। तुम लोग इस मल्टीवर्स के लिए काल हो, और अगर तुम लोग इस मल्टीवर्स में रहोगे तो तुम पूरे मल्टीवर्स को डुबा डालोगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं तुम लोगों को अब अपने हाथों से ख़त्म करूंगा। तुमने भले ही कुछ हज़ार साल ट्रेनिंग कर ली हो उस अल्टीमेट टाइम चेम्बर के अंदर, लेकिन अभी भी तुम इतने स्ट्रांग नहीं हो कि तुम मुझे सरपास कर सको। वजीटा कहता है वो तो वक्त ही बताएगा कि कौन कमज़ोर है और कौन स्ट्रांग है ग्रैंड प्रीस्ट। तभी उनके सामने बीरस आ जाता है। बीरस कहता है गोकू वजीटा, तुम लोग मेरे यूनिवर्स के मॉर्टल्स हो, तुमसे सबसे पहले मैं निपटूंगा। गोकू कहता है लॉर्ड बीरस, हमें आपसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप साइड हट जाइए, वरना हम इतने गुस्से में हैं कि हम आपको भी मार डालेंगे। बीरस कहता है "हाँ, तुम लोग बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कि तुम डिस्ट्रॉयर हो और मैं एक मॉर्टल हूँ। मैं तुम्हारा लॉर्ड हूँ, मैं डिस्ट्रॉयर हूँ और तुम आम से मॉर्टल्स, तुम मेरा क्या ही बिगाड़ लोगे। वीरस ने इतना बोला ही होता है कि तभी उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और उसका मुंह खुला रह जाता है। वीरस कहता है ये क्या हुआ? जैसे ही वीरस नीचे देखता है तो वजीटा अपने एक ही की ब्लास्ट से वीरस के गट में होल कर देता है बड़ा सा। वीरस कहता है ये नामुमकिन है, मैं डिस्ट्रॉयर हूँ, मैं इमॉर्टल हूँ, मैं मॉर्टल के हाथ नहीं मर सकता। ऐसा बोल करके
बीरस अनकॉन्शियस हो जाता है और वहीं पे गिर जाता है। जेनो कहता है तुमने ये क्या किया गोकू वेजिटा? क्या तुम्हें ज़रा भी आइडिया है कि बीरस के मर जाने से सुप्रीम काय भी मर जाएगा और पूरा यूनिवर्स 7 अनस्टेबल हो जाएगा? गोकू कहता है लॉर्ड जेनो, अगर हमारे रास्ते में कोई भी आएगा, फिर चाहे वो आप ही क्यों ना हो, हम सबको ख़त्म कर देंगे। हमें इस ग्रैंड प्रीस्ट को मारना है। जेनो कहता है नहीं, अगर तुम ग्रैंड प्रीस्ट को मारोगे तो इससे मल्टीवर्स पे बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। हो सकता है कि केओस मच जाए पूरे मल्टीवर्स में, जो चीज़ हम नहीं होने दे सकते। गोकू कहता है लॉर्ड जेनो, हमें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। हम इतने स्ट्रांग बन चुके हैं कि हम एक नया मल्टीवर्स क्रिएट कर दें, तो हमें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये ग्रैंड प्रीस्ट मर जाए या फिर जिए। जेनो कहता है लेकिन आखिर ये फॉर्म है क्या? तुम्हारे पास में ये कौन सी फॉर्म है? ऐसी फॉर्म को ना मैंने आज तक किसी के पास भी देखा है और ना कभी भी मैंने इसके बारे में सुना है। तो गोकू कहता है लॉर्ड जेनो, आप कैसे ही जानते होंगे इस फॉर्म के बारे में? ये फॉर्म इस मल्टीवर्स के क्रिएशन से पहले की है। इस फॉर्म का नाम है कॉस्मिक प्रोमोडियल सेयन, जो कि इस मल्टीवर्स के एग्जिस्टेंस से पहले से ही एग्जिस्ट कर रही है। जेनो कहता है ये चीज़ कैसे मुमकिन हो सकती है? आखिर कोई भी चीज़ इस मल्टीवर्स के पहले से कैसे एग्जिस्ट कर सकती है? और तुमने ये फॉर्म को कैसे अचीव किया? तुम मॉर्टल्स तो नहीं हो सकते, क्योंकि मॉर्टल्स इतने बियॉन्ड जा ही नहीं सकते हैं, और वो मल्टीवर्स के बियॉन्ड वाली फॉर्म को कैसे ही पोजेस कर लेंगे? सच सच बताना, आखिर किसने मदद की है तुम्हारी इस फॉर्म को अचीव कराने में? गोकू कहता है लॉर्ड जेनो, आप ही ने तो कहा था कि हम मॉर्टल्स अपने अंदर कुछ हिडन पोटेंशियल रखते हैं, तो अब आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने किसी की मदद ली होगी? लॉर्ड जेनो, ये मेरी पहली और आखिरी वार्निंग है आपको। अगर आप ग्रैंड प्रीस्ट और हमारी फाइट के बीच में आएंगे तो आप भी मर जाएंगे। फिर ना चाहते हुए भी ये पूरा मल्टीवर्स तहस नहस हो जाएगा। जेनो कहता है लेकिन तुम्हारी फैमिली का क्या? तुम्हारी फैमिली भी मर जाएगी इस मल्टीवर्स के साथ में। क्या तुम अपनी फैमिली को मरता देखना चाहते हो? वेजिटा कहता है आप उसकी चिंता बिल्कुल मत करिए, हम अपनी फैमिली को वापस से रिवाइव कर देंगे और अपनी पावर्स की मदद से एक नए मल्टीवर्स का क्रिएशन करेंगे, जिसके ओमनीपोटेंट्स हम खुद होंगे, और उस मल्टीवर्स में हम मॉर्टल्स और गॉड्स सबको इक्वल दर्जा देंगे, ना कि आपकी तरह सबको अनइक्वल रखेंगे। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है तुम्हें क्या लगता है कि ये चीज़ इतनी ज़्यादा आसान होगी? बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम सबको इक्वल रखने की कोशिश भी करोगे तो सब आपस में लड़ाई करके अपने आप को स्ट्रांग बना लेंगे। मॉर्टल्स के ऐसी नेचर की वजह से हमें डिस्ट्रॉयर्स क्रिएट करने पड़े, ताकि कोई भी मॉर्टल इतना ज़्यादा स्ट्रांग ना बन जाए कि वो पूरे यूनिवर्स पे ही राज करने लगे। तुम लोगों को क्या लग रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है? पूरे मल्टीवर्स को रन करना बहुत ही ज़्यादा ईजी होगा? तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। और अगर तुमने किसी तरीके से मुझे मार भी दिया तो फिर पूरा मल्टीवर्स उसका खामियाजा भुगत देगा गोकू वेजिटा। तभी गोकू वेजिटा के सामने सभी एंजल्स और डिस्ट्रॉयर्स आ जाते हैं। सभी एंजल्स कहते हैं गोकू वेजिटा, अगर तुम्हें लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट तक पहुंचना है तो हमसे हो करके गुजरना पड़ेगा। तुम्हें अगर लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट को हराना तो पहले हमें मारना होगा। गोकू कहता है एंजल्स, डिस्ट्रॉयर्स, हमें आपसे कोई भी दुश्मनी नहीं है, तो आप प्लीज़ साइड हो जाएं, वरना आपका भी बीरस जैसा ही हाल होगा। डिस्ट्रॉयर्स कहते हैं हमें फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमारा क्या हाल होगा, क्या हश्र होगा, लेकिन लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट और लॉर्ड जेनो ने हमें क्रिएट किया है, तो उनको बचाने के लिए अगर हमें अपनी जान भी देनी पड़ जाए तो हम वो भी देने के लिए एकदम रेडी हैं। वेजिटा कहता है एज योर विश डिस्ट्रॉयर्स एंड एंजल्स। कैकारॉट, आखिर तुम किससे निपटना चाहोगे? गोकू कहता है ऑब्वियसली वेजिटा, एंजल्स से। तभी वेजिटा डिस्ट्रॉयर्स के सामने और गोकू एंजल्स के सामने चला जाता है। सभी एंजल्स समझ जाती हैं कि वो गोकू के ऊपर एक एक करके वार करेंगे, तब तो गोकू हारने से रहा। उन लोगों को एक साथ वार करना होगा गोकू के ऊपर, तब गोकू के ऊपर कुछ असर पड़ेगा। और सभी एंजल्स ठीक ऐसा ही करती हैं। वो सभी एंजल्स एक साथ ही गोकू के ऊपर हमला करती हैं।
लेकिन गोकू सभी एंजल्स के अटैक 11 एंजल्स के अटैक ऐसे डॉज कर रहा होता है मानो कि वो एंजल्स नहीं बल्कि मॉर्टल्स हैं और गोकू एंजल है एक। 11 की 11 एंजल्स एक साथ हमला कर रही होती हैं, हर एंगल से हमला कर रही होती हैं, लेकिन मानो कि गोकू एक वक्त पे एक पोजीशन पे एग्जिस्ट कर रहा है और नहीं भी कर रहा है, क्योंकि एंजल्स के अटैक गोकू के मान लो आर पार ही चले जा रहे थे। इवन एंजल्स की जो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट थी वो भी गोकू के मूवमेंट के सामने फीकी पड़ रही थी। वहीं वजीटा इसका एकदम अपोजिट था। वजीटा के ऊपर जैसे जैसे डिस्ट्रॉयर्स वार कर रहे थे, वजीटा उनके सारे इम्पैक्ट को अपने अंदर स्टोर कर रहा था और उसकी जो बॉडी थी वो धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी, मानो कि वजीटा सारे अटैक को एब्जॉर्ब करके अपने आप को स्ट्रेंथन कर रहा हो। वजीटा कहता है, डिस्ट्रॉयर्स मेरे ऊपर और वार करिए, मैं देखना चाहता हूँ आपकी स्ट्रेंथ को। सभी डिस्ट्रॉयर्स कहते हैं, ये ऐसे नहीं समझेगा डिस्ट्रॉयर्स, हमें इसके ऊपर हकाई बॉल से वार करना होगा और इसको इरेज कर देना होगा। तभी सभी डिस्ट्रॉयर्स एक साथ वजीटा को चारों ओर से घेर लेते हैं और वो अपने हाथ में एक हकाई बॉल को रेडी करते हैं। वजीटा बीच में खड़ा हंस रहा होता है और वो कहता है, मारो मेरे ऊपर अपनी हकाई बॉल मारो डिस्ट्रॉयर्स, आखिर मैं भी तो देखूं कि तुम्हारी क्या औकात है। सभी डिस्ट्रॉयर्स जैसे ही अपनी हकाई बॉल को वजीटा के ऊपर मारते हैं तो वजीटा कुछ समय के लिए तो उस हकाई बॉल के अंदर ट्रैप हो जाता है, लेकिन उसको बिल्कुल भी पेन नहीं हो रहा होता। तभी वो हकाई बॉल धीरे धीरे श्रिंक होने लगती है। वजीटा उस हकाई बॉल को श्रिंक करके इतना छोटा कर देता है कि वो उसके हाथ में आ जाती है। वजीटा कहता है ये है तुम सबकी पावर्स, डिसअपॉइंटिंग है ये तो काफ़ी ज़्यादा। ऐसा बोल करके वजीटा उस हकाई बॉल को अपने मुंह के अंदर रख लेता है और उस हकाई बॉल को मानो कि कंज्यूम कर लेता हो। वजीटा एक डकार खाता है और कहता है, आह काफ़ी समय से खाना नहीं खाया था, तो आपकी हकाई बॉल खा करके मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है डिस्ट्रॉयर्स, और अब आपको रिटर्न गिफ्ट देने की बारी है। ऐसा बोल करके वजीटा अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसके हाथ में एक हकाई बॉल क्रिएट होने लगती है। बेलमोंट कहता है, इसको देखो मत, इसको कुछ भी करने का मौका बिल्कुल मत दो, इसके ऊपर सभी डिस्ट्रॉयर्स एक साथ हमला कर दो। जिसके बाद सभी डिस्ट्रॉयर्स एक साथ ही वजीटा के ऊपर ढाबा बोल देते हैं और वो हमला कर देते हैं वजीटा के ऊपर। सभी डिस्ट्रॉयर्स मानो कि वजीटा के ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन तभी वजीटा के हकाई बोलने की आवाज़ आती है और वो सभी डिस्ट्रॉयर्स डिसअपीयर हो जाते हैं एक ही बार में। वजीटा कहता है काफ़ी अच्छी कोशिश की आप सब ने डिस्ट्रॉयर्स, लेकिन आप सब मुझे हरा सके इतने स्ट्रांग नहीं थे। खैर वहीं गोकू सभी एंजल्स के अटैक को ऐसे डॉज कर रहा होता है मानो कि उनके लिए वो कुछ हो ही ना। गोकू कहता है, एंजल्स मुझे लगता है कि आपने काफ़ी समय से ट्रेनिंग नहीं की है, कैसा हो अगर आप कुछ समय के लिए ट्रेनिंग कर ले, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आप इस फाइट के बाद ज़िंदा भी बचने वाले हैं ट्रेनिंग के लिए भी। वादोस कहती है, ये गोकू का बच्चा ऐसे नहीं हारने वाला, हम सबको मिलकर के इसके ऊपर वार करना होगा, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं इसे मारने का। गोकू कहता है, अगर आप सब मिल करके भी मेरे ऊपर वार कर लेंगे तो उसका भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा मेरे ऊपर, उल्टा आपको ही हार्म होगा। खैर बहुत बकवास कर ली, अब आप सबको ख़त्म करने का समय आ चुका है। ऐसा बोल करके गोकू एक कामेहामेहा रेडी करने लगता है, जिसे देख करके सभी एंजल्स पीछे हट जाती हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, क्या हुआ एंजल्स, जाओ उस गोकू के ऊपर वार करो, तुम लोगों को पीछे हटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम उन मॉर्टल से कई गुना ज़्यादा स्ट्रांग हो और ये चीज़ साबित कर दो एंजल्स। तभी सभी एंजल्स के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, लेकिन उस कॉन्फिडेंस का कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि गोकू का एक कामेहामेहा और सभी एंजल्स एक ही बार में डिसअपीयर हो जाती हैं। और ये चीज़ देख करके ग्रैंड प्रीस्ट और जेनो दोनों ही शॉक्ड रह जाते हैं। जेनो कहता है, इन्होंने तो डिस्ट्रॉयर्स और एंजल्स दोनों को ही ख़त्म कर दिया, अब मल्टीवर्स का क्या होगा। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, लॉर्ड जेनो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मुझे पता था कि ये मल्टीवर्स के लिए मुसीबत बनेंगे कभी ना कभी, और मैं इनसे निपटूंगा। अभी वजीटा कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट हम जो मल्टीवर्स के लिए मुसीबत बने हैं वो तुम्हारी ही वजह से बने हैं, तुम ही ने हमें मजबूर किया है बुरा बनने के लिए ग्रैंड प्रीस्ट।
और इसका खामियाजा भी तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इवन तुम ही नहीं, पूरा मल्टीवर्स इसका खामियाजा भुगत देगा। जेनो कहता है तुम गोकू और वजीटा तो नहीं हो सकते, क्योंकि गोकू और वजीटा के ख्यालात कभी इतने ज़्यादा डिफरेंट नहीं हो सकते हैं। तो वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे मॉडल्स हैं, भले ही उनके साथ ग्रैंड प्रिस्ट ने बुरा क्यों ना किया हो, वो कभी भी मल्टीवर्स का बुरा नहीं चाहेंगे। तुम गोकू और वजीटा तो नहीं हो, तुम दोनों आखिर हो कौन? गोकू और वजीटा दोनों ही हंसने लगते और कहते हैं तुम्हें क्या लगा जेनो, हम कौन हैं? हम गोकू और वजीटा ही हैं। क्या तुम्हें हमारी शक्ल देख करके ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है? जेनो कहता है कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि गोकू और वजीटा कभी भी ऐसा बिहेव नहीं करते हैं। इवन गोकू और वजीटा तो हमेशा मल्टीवर्स का अच्छा ही चाहेंगे। मुझे लगता है ग्रैंड प्रीस्ट कि गोकू और वजीटा के ऊपर किसी ने कब्जा पा लिया है, या फिर ये कोई और ही बीइंग है। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है लॉर्ड जेनो, वो चाहे जो कुछ भी हो, हमें इन मॉर्टल्स को रोकना ही होगा, वरना अगर ये हाथ से निकल गए तो फिर ये पूरे मल्टीवर्स को ख़त्म कर डालेंगे। आपने देखा नहीं कैसे इन्होंने एंजल्स को और डिस्ट्रॉयर्स को ख़त्म कर दिया? जेनो कहता है तुम ठीक कह रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि हमें अब इन गोकू वजीटा को हराना होगा। मैं इन गोकू और वजीटा को अपना दोस्त मानता था, लेकिन अगर मल्टीवर्स के ऊपर बात आएगी तो इनको मैं नहीं छोड़ने वाला। ऐसा बोल करके जेनो रेज करता और अपनी ट्रू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट के चेहरे पे एक स्माइल आती है, मानो कि ये सब ग्रैंड प्रिस्ट को कोई मास्टर प्लान हो। गोकू जेनो से कहता है लॉर्ड जेनो, हम आपको आखिरी बार समझा रहे हैं, आप हमारे रास्ते से हट जाइए, वरना ये चीज़ इस मल्टीवर्स के लिए अच्छी नहीं होगी। हम आपका या फिर इस मल्टीवर्स का बुरा नहीं चाह रहे हैं, हम बस इस ग्रैंड प्रीस्ट से बदला चाह रहे हैं अपना। जेनो कहता है वो जो कुछ भी हो गोकू वजीटा, लेकिन मैं तुम्हें ना ही ग्रैंड प्रीस्ट को और ना ही इस मल्टीवर्स को हानि पहुंचाने दूंगा। ऐसा बोल करके जेनो गोकू वजीटा के सामने आ जाता है। गोकू कहता है एज योर विश लॉर्ड जेनो। तभी अचानक से वजीटा एक की ब्लास्ट मारता है जेनो के ऊपर, तो जेनो उसको डॉज कर जाता है, लेकिन जेनो के पीछे लेजेंडरी टाइम चेम्बर होता है और वो की ब्लास्ट जा करके सीधे लेजेंडरी टाइम चेम्बर में लग जाता है, जिससे कि लेजेंडरी टाइम चेम्बर थोड़ा सा डिस्ट्रॉय हो जाता है। जैसे ही लेजेंडरी टाइम चेम्बर में वो की ब्लास्ट लगता है, ग्रैंड प्रिस्ट के थोड़े पसीने छूटने लगते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है नहीं, ये लेजेंडरी टाइम चेम्बर नहीं टूटना चाहिए। अगर ये लेजेंडरी टाइम चेम्बर टूट गया तो मेरा सारा भांडा फूट जाएगा, मेरे सारे जो प्लान्स थे वो सब धरे के धरे रह जाएंगे। मुझे इस लेजेंडरी टाइम चेम्बर को डिफेंड करना ही होगा। ऐसा बोल करके ग्रैंड प्रिस्ट जेनो को छोड़ करके लेजेंडरी टाइम चेम्बर के पास चला जाता है, ताकि कोई भी की ब्लास्ट या फिर अटैक उस लेजेंडरी टाइम चेम्बर को ना टच कर सके। गोकू जेनो के आगे खड़ा हो जाता है और वजीटा जेनो के पीछे, मानो कि गोकू और वजीटा जेनो को घेरने की कोशिश कर रहा हूँ। जेनो कहता है तुम लोग मुझे घेरने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इसका भी कुछ फ़ायदा नहीं है। मैं इस मल्टीवर्स का ओमनीपोटेंट हूँ, और तुम कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लो, तुम मुझे नहीं हरा सकते। तभी गोकू अचानक से जेनो के मुंह के सामने आ जाता है और इतनी ज़ोर का पंच मारता है जेनो के साइड में, जिसे देख करके जेनो की आंखें खुली रह जाती हैं। जेनो बोलते बोलते रुक जाता है, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि ये पंच अगर उसे पड़ जाता तो जेनो का क्या हाल होता। गोकू कहता है क्या हुआ लॉर्ड जेनो, क्या आपको मेरा पंच दिखाई नहीं दिया? आप यही सोच रहे हैं ना कि अगर ये पंच आपको पड़ जाता तो आपका क्या हाल होता? वेल, आप अपने आप को मल्टीवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बता रहे थे, लेकिन आप मेरा एक पंच भी नहीं सह सकते हैं। यह बात आप भी जान गए होंगे अब तक। खैर, मैं अभी भी आपको एक मौका दे रहा हूँ, अगर आप चाहें तो पीछे हट सकते हैं। हमारा आपसे कुछ भी दुश्मनी नहीं है, हम आपके बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और हम आपको छोड़ देंगे। लेकिन अगर आप हमारे सामने से हट जाएं और उस ग्रैंड प्रीस्ट को हमारे हवाले कर दे तो। तभी जेनो कहता है नहीं, तुम भले ही कितने ही डराने की कोशिश क्यों ना कर लो मुझे, या फिर मुझे कितना ही बुरा क्यों ना इंजर्ड कर दो, मैं नहीं हारूंगा और ना ही मैं पीछे हटूंगा। मैं ग्रैंड प्रीस्ट और इस मल्टीवर्स को बचा करके ही रहूंगा। गोकू कहता है एज योर विश लॉर्ड जेनो। तभी गोकू अपने दूसरे हाथ से जेनो के गट में एक पंच मारता है,
जो कि इतना ज़ोर का होता है कि जेनो नीचे झुक जाता है। जेनो कहता है, ओह ये पंच, ये तो काफ़ी स्ट्रांग था। तुम लोगों की फिजिकल स्ट्रेंथ तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। तुम लोग वो गोकू वजीटा हो ही नहीं सकते हो जो कि जिन्हें मैं जानता था। तुम लोग डेफिनेटली कोई और हो, कोई बहरूपिये हो। वो मॉर्टल्स इतने बुरे कभी बन ही नहीं सकते हैं और ना ही इतने स्ट्रांग। वजीटा कहता है, लॉर्ड जेनो, यही चीज़ सोच करके तो आपने गलती कर दी। आप सब हमें आम सा मॉर्टल समझते रह गए, लेकिन हम तो सेयंस थे। सेयंस मॉर्टल से तो कई गुना ज़्यादा ऊपर आते हैं लॉर्ड जेनो। और हम अभी भी आपको बिल्कुल भी हर्ट करना या फिर मारना नहीं चाहते हैं। अगर आप हमारे रास्ते से हट जाएं लॉर्ड जेनो, वरना हमें ना चाहते हुए भी आपको मारना पड़ेगा। हमें बस उस ग्रैंड प्रीस्ट से बदला लेना है। जेनो कहता है, तुम दोनों गोकू वजीटा हो ही नहीं सकते हो। तुम्हारे साथ चाहे जितना बुरा क्यों ना हुआ हो, तुम लोग अपने अंदर मर्सी रखते हो। सामने वाले के प्रति अपने अंदर थोड़ी सी फीलिंग्स रखते हो। तुम सेयंस कभी भी ऐसा नहीं चाहोगे कि पूरा मल्टीवर्स तहस नहस हो जाए, इवन ग्रैंड प्रीस्ट मारा जाए। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है गोकू वजीटा। बताओ आखिर क्या हुआ है तुम्हारे साथ में। तभी ग्रैंड प्रिंस जेनो के पास आता है और कहता है, लॉर्ड जेनो, इन मॉर्टल से फालतू बकवास करके कोई भी फ़ायदा नहीं है। ये मॉर्टल्स अपना दिमाग खो बैठे हैं और हमें इन्हें रोकना होगा कुछ भी करके। ऐसा बोल करके ग्रैंड प्रीस्ट भी अपनी फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, गोकू वजीटा, अब मैं खुद तुमसे फाइट करूँगा। अगर तुम्हें मुझे हार्म करना है, मुझे हराना है, तो फिर मुझसे लड़ाई करो, ना कि लॉर्ड जेनो से। गोकू कहता है, एज योर विश ग्रैंड प्रीस्ट। ऐसा बोल करके गोकू अचानक से ग्रैंड प्रीस्ट की नज़रों के सामने से गायब हो जाता है। ग्रैंड प्रीस्ट चारों ओर गोकू को देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कहीं भी नहीं दिख रहा होता गोकू। तभी गोकू अचानक से आता है और वो ग्रैंड प्रीस्ट के बालों को पकड़ लेता है। गोकू कहता है, क्या हुआ? क्या तुम्हें मैं दिखाई नहीं दिया? क्या तुम्हारी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट काम नहीं करी? ऐसा बोल करके गोकू ग्रैंड प्रीस्ट के बालों को पकड़ करके उसको लेजेंडरी टाइम चेम्बर की तरफ फेंक देता है और वो लेजेंडरी टाइम चेम्बर डिस्ट्रॉय कर जाती है। ग्रैंड प्रीस्ट उसी लेजेंडरी टाइम चेम्बर की दीवारों में कहीं पे दब जाता है। वजीटा कहता है, क्या करॉट, मुझे लगता है कि ग्रैंड प्रीस्ट को मारना उतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है जितना हमने ट्रेनिंग कर ली है। गोकू लेजेंडरी टाइम चेम्बर के नज़दीक जाता है और वहाँ के पत्थरों को हटाने लगता है जिसके नीचे ग्रैंड प्रीस्ट कहीं पे दब चुका था। लेकिन गोकू ऐसा कर ही रहा होता है, तभी उसके सामने जेनो आता है जो कि एक ज़ोरदार पंच मारता है गोकू को, जो कि गोकू ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो पंच खा करके गोकू थोड़ा सा दूर जा करके गिरता है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। गोकू खड़ा होता और कहता है, जेनो, मैंने कहा ना कि मुझे तुमसे कुछ भी लेना देना नहीं है। मुझे बस उस ग्रैंड प्रीस्ट को मारना है। हमारे रास्ते से हट जाओ, वरना ये पूरे मल्टीवर्स के लिए अच्छे संकेत नहीं है जेनो। जेनो कहता है, नहीं, मैं ग्रैंड प्रीस्ट को कुछ नहीं होने दूंगा, फिर चाहे तुम कितना ही कोशिश क्यों ना कर लो हमें मारने की। अगर तुम्हें ग्रैंड प्रीस्ट को मारना है तो उससे पहले तुम्हें मुझे हराना होगा, इस पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करना होगा। ग्रैंड प्रीस्ट इतने मिलियन बिलियन ईयर्स से मुझे सर्व करता आया है, और आज जब ग्रैंड प्रीस्ट के ऊपर मुसीबत आई है तो फिर मैं उसको बचाऊंगा, किसी भी हालत में बचाऊंगा। मैं ग्रैंड प्रीस्ट के साथ में कुछ भी बुरा नहीं होने दे सकता हूँ। जेनो ने इतना बोला ही होता है कि तभी अचानक से जो लेजेंडरी टाइम चेम्बर के पत्थर होते हैं वो हिलने लगते हैं ज़ोरों से, मानो कि उन लेजेंडरी टाइम चेम्बर के पत्थर के नीचे से कोई ऊपर आने की कोशिश कर रहा हो। जेनो उन पत्थर को हटाने लगता है और ग्रैंड प्रीस्ट की मदद करने लगता है ताकि ग्रैंड प्रीस्ट ऊपर आ सके। लेकिन जैसे ही जेनो एक दो पत्थर हटाता है तो वो क्या देखता है कि नीचे तो ग्रैंड प्रीस्ट है ही नहीं, बल्कि उसकी जगह एक दूसरा बीइंग है, जिसे देख करके जेनो शॉक्ड और गुस्से में आ जाता है। जेनो कहता है, तुम यहाँ पे कैसे? लेकिन गोकू और वजीटा भी उस बीइंग की तरफ देखते हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि आखिर ये कौन है, इसको तो आज से पहले कभी मल्टीवर्स में हमने नहीं देखा। जेनो कहता है, क्या ये सब तुम्हारी चाल थी?
क्या तुम ग्रैंड प्रिस्ट के साथ मिले हुए हो? क्या ये सब जो यहाँ पे चल रहा है ये सब तुम्हारी चाल है? वजीटा कहता है, ज़ेनो तुम क्या बकवास कर रहे हो? आखिर ये बीइंग कौन है और ये क्या चाहता है? ये इस लेजेंडरी टाइम चेम्बर के अंदर से कहाँ से निकला आखिर? ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे? और आखिर ग्रैंड प्रिस्ट कहाँ पे चला गया? ज़ेनो कहता है, नहीं, ये नहीं हो सकता। ये तो सराफियल है, द प्रेमोडियल ऑरेकल। क्या तुम सच में एग्जिस्ट करती हो? तो वो सेराफियल खड़ी होती है और अपने आप को झाड़ती है। सेराफियल कहती है, हाँ ज़ेनो, तुम्हें क्या लगा कि मैं बस एक कॉन्सेप्ट हूँ? ज़ेनो कहता है, लेकिन तुम्हें तो मर जाना चाहिए था, तुम अभी तक ज़िंदा कैसे हो? तो सेराफियल कहती है, ज़ेनो, मैं इस मल्टीवर्स की रचना से पहले से एग्जिस्ट कर रही हूँ और तुम्हें लग रहा है कि मैं इस मल्टीवर्स के आने के बाद मैं मर जाऊँगी? तो ये सब तुम्हारी गलत फहमी है। गोकू कहता है, तुम हो कौन आखिर? सराफियल? लॉर्ड ज़ेनो आखिर ये कौन है? तो सराफियल कहती है, ओह, तुम्हें देख करके लगता है कि तुम ही हो गोकू और वजीटा हो, उस लेजेंडरी सेन के अंश जो कि मेरे साथ एग्जिस्ट किया करता था। खैर, अब वो सब पुरानी बातें हो गई हैं। खैर, मैं पहले तुम्हें अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। तो मैं हूँ सेराफियल, एक प्रेमोडियल ऑरेकल जिसने कि इस पूरे मल्टीवर्स का स्ट्रक्चर क्रिएट किया था। और अगर मैं बात करूं अपनी पावर्स की, तो मैं इस एग्जिस्टेंस की सबसे नॉलेजेबल बीइंग हूँ। मैं किसी भी टाइमलाइन का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर किसी भी सेकंड देख सकती हूँ। और तुम लोग जो आज इतने स्ट्रॉन्ग बन पाए हो, वो भी मेरी वजह से बन पाए हो। इवन कुछ समय पहले जो टूर्नामेंट ऑफ पावर हुआ था, वो भी मेरे इशारे की वजह से हुआ था। जब से ये मल्टीवर्स क्रिएट हुआ है, तब से ज़ेनो के हर एक्शन के ऊपर मेरा कंट्रोल है। मैं जैसा चाह रही हूँ वैसे ये मल्टीवर्स वर्क कर रहा है और मैं मास्टरमाइंड हूँ, मैं असली मास्टरमाइंड हूँ इस मल्टीवर्स के पीछे। ज़ेनो कहता है, लेकिन तुम तो लेजेंडरी टाइम चेम्बर के अंदर थी, आखिर कब से? और मैं जब लेजेंडरी टाइम चेम्बर के अंदर ट्रेनिंग करता था तो मुझे तुम क्यों नहीं दिखती थी? तो सेराफियल कहती है, मैंने बोला ना कि तुम्हारे हर एक्शन के ऊपर मेरा कंट्रोल रहता था ज़ेनो। तो जब भी तुम लेजेंडरी टाइम चेम्बर के अंदर आते थे तो तुम मेरी ही मर्ज़ी से आते थे। तुम्हारे जैसे ओमनीपोटेंट को मैं हज़ारों बार बेवकूफ़ बना चुकी हूँ, लेकिन इन जैसे मॉर्टल्स मैंने आज तक कभी नहीं देखे, जो कि केवल कुछ हज़ार साल ट्रेनिंग करके ही एंजल्स इवन ओमनीपोटेंट तक को टक्कर दे पाए। इंटरेस्टिंग गोकू वजीटा, मुझे तुमसे जैसी एक्सपेक्टेशन थी तुम बिल्कुल वैसे ही निकले। अब अगर तुम चाहो तो तुम मेरा साथ दे सकते हो मेरे काम में। मुझे लगता है कि तुम लोग वर्दी रहोगे मेरे काम के लिए। गोकू कहता है, हम किसी के नौकर नहीं हैं। शराफियल कहती है, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। अब अगर मैं एक्सपोज हो ही चुकी हूँ तो फिर ठीक है, तुम सबको मैं ख़त्म कर देती हूँ और अपने आगे के प्लान को एग्जीक्यूट करती हूँ। तभी उस लेजेंडरी टाइम चेम्बर के मलबे से ग्रैंड प्रिस्ट बाहर निकलता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, सराफियल, क्या तुम्हारे बारे में सबको पता चल चुका है? मैंने कितनी कोशिश की है लेजेंडरी टाइम चेम्बर बचाने की, लेकिन मैं नहीं बचा पाया। मुझे माफ़ कर देना सराफियल। तो सराफियल कहती है, कोई बात नहीं ग्रैंड प्रिस्ट, तुमने अपना काम काफ़ी निष्ठा से निभाया है और मैं काफ़ी खुश हूँ वो देख करके। ऐसा बोल करके वो सराफियल अचानक से ग्रैंड प्रिस्ट के मुंह के सामने आ जाती है और जैसे ही सराफियल ग्रैंड प्रिस्ट को टच करती है, अचानक से मान लो ग्रैंड प्रिस्ट एक अलग ही यूनिवर्स में पहुंच जाता है। वो हिप्नोटाइज हो जाता है, उसकी आंखें चेंज हो जाती हैं, मानो कि ग्रैंड प्रिस्ट पूरी तरीके से सराफियल के कब्ज़े में आ चुका है। सराफियल कहती है, ग्रैंड प्रिस्ट, तुमने सारी बातें तो मेरी मान ली, लेकिन तुमने एक बात मेरी नहीं मानी। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तुम जो बोलोगी मैं तुम्हारे लिए वो करने के लिए रेडी हूँ। आखिर मेरे से क्या गलती हुई है मुझे ज़रा बताओ तो। सराफियल कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना ग्रैंड प्रीस्ट कि जब मैं इस लेजेंडरी टाइम चेम्बर से बाहर आऊँ तब तक ये ज़ेनो मर जाना चाहिए, लेकिन ये तो अभी तक ज़िंदा है। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, मुझे माफ़ कर देना, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला है इस ज़ेनो को अपने जहाज़ में फंसाने का। सराफियल कहती है, ओह, इसका मतलब है कि तुमने गलती की ग्रैंड प्रीस्ट, और गलती की सज़ा तो तुम्हें मिलनी चाहिए ना, क्या तुम इस चीज़ को मानते हो? ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, हाँ, मैं मानता हूँ कि मुझे गलती की सज़ा मिलनी चाहिए। तो सराफियल कहती है, तो फिर दो।
अपने आप को गलती की सज़ा। तभी ग्रैंड प्रीस्ट अपने हाथ से एक की स्वॉर्ड को निकालता है और वो अपने ही चेस्ट में घुसा लेता है, जिससे कि ग्रैंड प्रीस्ट को बहुत ज़्यादा पेन होता है और वो वहीं पे गिर जाता है अनकॉन्शियस होकर के। मानो कि ग्रैंड प्रीस्ट अपने होशो हवास में था ही नहीं, वो पूरी तरीके से उस सेराफियल की गिरफ्त में था। सेराफियल हंसने लगती है और कहती है बहुत ज़्यादा ईजी था ग्रैंड प्रीस्ट के माइंड को तो मैनिपुलेट करना। जेनो कहता है लेकिन तुमने ये किया कैसे? ग्रैंड प्रीस्ट कोई आम एंजल नहीं था, बल्कि वो एंजल्स का किंग था। तुमने उसके माइंड को इतनी इजीली मैनिपुलेट कर लिया। ग्रैंड प्रीस्ट मल्टीवर्स का सबसे स्मार्टेस्ट माइंड है, उसके माइंड को मैनिपुलेट कर पाना किसी बच्चे का खेल नहीं है। तो सेराफियल कहती है तुम्हें क्या लगता है जेनो कि मैं कोई बच्ची हूँ? मैं इस मल्टीवर्स के एग्जिस्ट करने से पहले से एग्जिस्ट कर रही हूँ, और तुम्हें स्टिल लगता है कि मैं ग्रैंड प्रीस्ट के माइंड को मैनिपुलेट नहीं कर सकती हूँ, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। ऐसा बोल करके अचानक से वो सेराफियल गोकू वजीटा के पास चली जाती है, और जैसे ही वो सेराफियल गोकू वजीटा को टच करती है तो उसे एक झटका सा लगता है। सेराफियल अपना हाथ पीछे लेती है और कहती है ओह ये क्या था? तुम लोग तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो, इवन तुम्हारा माइंड भी मैनिपुलेट कर पाना इतना ईजी नहीं है। 6000 साल ट्रेनिंग करके तुम लोग इतनी आगे निकल सकते हो? तुम लोग बिल्कुल उस लेजेंडरी प्रेमोडियल सेयन के ऊपर गए हुए हो। उसके पास भी तुम्हारी ही तरह इनफाइनाइट पोटेंशियल था। वो जितना ज़्यादा ट्रेन करता उसकी पावर्स उतनी ही गुना बढ़ती चली जाती। लेकिन खैर छोड़ो, वो सब पुरानी बात हैं। बताओ मॉर्टल्स, क्या तुम मेरा साथ दोगे? वजीटा कहता है तुम हो कौन और तुम चाहती क्या हो हमसे? आखिर तुम्हारा प्लान क्या है? तो सेराफियल कहती है अरे हाँ, मैं तुम लोगों को अपनी पार्टी में करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैंने ये तो बताया ही नहीं कि मैं चाहती क्या हूँ। वेल, तो सुनो मैं क्या चाहती हूँ। तो जैसे कि मैंने कहा कि मैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर किसी भी टाइमलाइन का देख सकती हूँ, तो मुझे ये साफ साफ दिख रहा है कि तुम दोनों मॉर्टल्स इस मल्टीवर्स के लिए काल बनोगे, इस मल्टीवर्स की तबाही का कारण बनोगे। तो फिर कैसा हो कि अगर मैं तुम्हारी पावर्स का इस्तेमाल करके और अपने दिमाग का इस्तेमाल करके हर टाइमलाइन पे राज करें? इसके बदले में तुम्हें क्या मिलेगा? तो इसके बदले में मैं तुम्हें दूंगी पावर्स, अनगिनत एबिलिटीज़, हर वो चीज़ जो तुम मांगो, जिससे तुम लोग भी सेटिस्फाइड रहोगे और मैं भी। लेकिन तभी अचानक से गोकू उस सेराफियल के ऊपर पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो सेराफियल अपने एक हाथ से ही गोकू के उस पंच को रोक लेती है। सेराफियल कहती है जैसे कि मैंने कहा था गोकू, मैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देख सकती हूँ, तो मुझे 10 मिनट पहले ही से पता हुआ था कि तुम ये अटैक मेरे ऊपर मारने वाले हो, और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ समय में तुम लोग मेरे हाथों से मरने वाले हो। इसीलिए मैं तो बस तुम्हें चिता रही हूँ और तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ कि तुम मेरे साथ आ जाओ, तो हो सकता है कि तुम्हारा फ्यूचर चेंज हो जाए और तुम ज़िंदा बच जाओ। वरना जो हश्र मैंने ग्रैंड प्रीस्ट का किया, वो हश्र मैं तुम्हारा भी कर सकती हूँ, उसमें मुझे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। वजीटा कहता है ठीक है, तो फिर हमसे फाइट करो। इस सब के पीछे मास्टरमाइंड तुम थी, इसका मतलब है कि ग्रैंड प्रीस्ट बेकसूर हैं। उन्होंने तुम्हारी बात मानी थी, वो तुम्हारे कब्जे में थे। अब तो तुम नहीं बचने वाली हो सेराफियल। तुमने ये चीज़ बता करके बहुत बड़ी गलती कर दी हम लोगों को। तुम जानती नहीं हो हम सेयंस कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। सेराफियल कहती है हाँ मैं जानती हूँ, इसीलिए तो मैं तुम्हें अपनी साइड करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन लगता है कि तुम लोगों के दिमाग में मेरी बात जा नहीं रही है। खैर कुछ मार पड़ेगी तो तुम लोगों को शायद से समझ में आ जाए। तब सेराफियल गोकू को पकड़ती है और उसको वजीटा के ऊपर फेंक देती है। वजीटा कैसे तैसे गोकू को संभालता और कहता है कैकरॉट तुम ठीक तो हो? गोकू कहता है हाँ मैं ठीक हूँ वजीटा, लेकिन हमें इसे मिल करके हराना होगा। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंजल लग रही है, इवन इसने ग्रैंड प्रीस्ट के माइंड को मैनिपुलेट कर दिया, तो फिर हम तो आम से मॉर्टल्स हैं। हमें मिल करके इसको हराना होगा अपनी टैक्टिक्स से। वजीटा कहता है लेकिन उसका भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा इसके ऊपर, क्योंकि ये फ्यूचर देख सकती है, इसे सारे अटैक्स के बारे में हमारे पता होगा। गोकू कहता है मेरे पास इसको काउंटर करने की भी एक टेक्निक है। वजीटा कहता है कैसी टेक्निक आखिर? गोकू कहता है तुम बस देखते जाओ। ऐसा बोल करके गोकू और वजीटा एक साथ ही उस एंजल के ऊपर हमला कर देते हैं।
लेकिन वो एंजल केवल अपनी एक फिंगर की मदद से गोकू और वजीटा के अटैक को डिफ्लेक्ट कर रही होती है, मानो कि उसको अपने दूसरे हाथ की, इवन अपने पूरे हाथ की भी ज़रूरत ना हो। सराफियल अपने एक हाथ को पीछे की होती है और अपने एक हाथ की केवल एक ही उंगली से गोकू और वजीटा दोनों के ही अटैक को नलीफाई कर रही होती है। सराफियल कहती है, हाँ, काफ़ी इजी है तुम्हारे पंचेस को रीड कर पाना, कुछ डिफरेंट करो। वजीटा कहता है, कैकरॉट, आखिर कब तक हम इसके ऊपर ऐसे ही वार करते रहेंगे। कोको कहता है, वजीटा जस्ट ट्रस्ट में, और इसके ऊपर अटैक करते रहो। खैर, कुछ देर तक तो गोकू और वजीटा बिना कुछ सोचे हुए उस सराफियल के ऊपर पंचेस मारते रहते हैं और वो सराफियल उनके पंचेस को इजीली डिफ्लेक्ट करती रहती है। लेकिन तभी अचानक से सराफियल थोड़ी सी अनॉय हो जाती है और वो कहती है, हाँ, तुम लोग कितनी देर से मेरे ऊपर वार कर रहे हो लेकिन उसका कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा, तो तुम दूर क्यों नहीं हटते मुझसे। ऐसा बोल करके सराफियल अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल करती है और वो जैसे ही गोकू वजीटा के ऊपर पंच मारने जाती है, तभी गोकू कहता है, वजीटा, यही समय है। वजीटा समझ जाता है कि गोकू क्या करने की कोशिश कर रहा है और वो दोनों ही सराफियल की आंखों के सामने से गायब हो जाते हैं। वजीटा इंस्टेंट ट्रांसमिशन करके सराफियल के पीछे आ जाता है और उसके नेक पे बहुत ज़ोर से किक मारता है, जिससे कि सराफियल नीचे की तरफ जाने लगती है। लेकिन तभी गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन करके सराफियल के नीचे आ जाता है और जैसे ही सराफियल ज़मीन से टच होने वाली होती है, तभी ही गोकू एक ज़ोरदार कामेहामेहा रेडी करके उस सराफियल के मुंह पे मार देता है, जिससे कि सराफियल हल्की सी डैमेज हो जाती है और वो दूर जा करके गिरती है। जेनो शॉक्ड रह जाता है ये देख करके। जेनो कहता है, ये कैसे किया तुमने। वो एंजल जो कि फ्यूचर देख सकती है, तुम्हारे सारे अटैक्स को देख सकती है, तुमने उसको कैसे इतनी इजीली डिफीट किया, तुमने उसके ऊपर एक अटैक भी कैसे कर लिया। गोकू कहता है, लॉर्ड जेनो, बहुत ही ईजी चीज़ थी ये तो। मुझे शक हो रहा था कि जब ये सराफियल अटैक करती है तब ये फ्यूचर नहीं देख सकती, और ये चीज़ प्रूव हो गई। जैसे ही सराफियल ने हमारे ऊपर अटैक करने का सोचा, उसी वक्त हमने सराफियल के अटैक को काउंटर कर दिया और सराफियल देख ही नहीं पाए कि आखिर फ्यूचर में हुआ क्या। सराफियल जब तक ये समझ पाती कि आखिर क्या हुआ है, तब तक हमने उसके ऊपर वार ही कर दिया। जेनो कहता है, वाह, इसका मतलब है कि सराफियल की भी कमज़ोरी है। अटैक करते समय वो ना ही किसी के फ्यूचर को देख सकती है और ना ही फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकती है। वाह गोकू, तुम तो एक जीनियस निकले। वजीटा कहता है, कैकरॉट, मान गया मैं तुम्हें, भले ही मैं फिज़िकल स्ट्रेंथ में तुम्हें कभी भी बीट कर दूं, लेकिन तुम्हारी आईक्यू, तुम्हारी बैटल आईक्यू को मैं कभी भी बीट नहीं कर पाऊंगा। यू आर जीनियस कैकरॉट। कुकू कहता है, शुक्रिया वजीटा, वैसे इतनी तारीफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं थी मेरी। तभी वो सराफियल खड़ी होती है और कहती है, तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने मेरे ऊपर एक प्राइमोर्डियल ऑरेकल के ऊपर वार किया, उस एंजल के ऊपर जिसने इस मल्टीवर्स का स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, उस एंजल के ऊपर जिसकी वजह से ये मल्टीवर्स चल रहा है, उस एंजल के ऊपर जो कि मास्टरमाइंड है इस मल्टीवर्स की, तुमने मेरे ऊपर वार किया। नहीं, इसका खामियाजा बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला। अभी तक तो मैं तुम्हें हल्के में ले रही थी और सोच रही थी कि तुम्हें अपनी तरफ करूँगी, हर टाइमलाइन में राज करूँगी और तुम्हें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनाऊँगी, लेकिन अब नहीं, अब तुम्हें इस वार का खामियाजा भुगतना होगा गोकू वजीटा। गोकू कहता है, तो फिर आ जाओ, हमारे ऊपर वार करो, आखिर हम भी तो देखें तुम्हारी क्या स्ट्रेंथ है, क्या पावर है। तुमने अपनी जितनी हाइप क्रिएट कर रखी है उस हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा वीक हो। तभी अचानक से ग्रैंड प्रीस्ट खड़ा होने लगता है। जैसे ही सराफियल की नज़र जाती है ग्रैंड प्रीस्ट की तरफ, वो तुरंत ही ग्रैंड प्रीस्ट के पास जाती है और कहती है, ग्रैंड प्रीस्ट, क्या तुम ठीक हो। ग्रैंड प्रीस्ट खड़ा होता है और उसकी चेस्ट में जो होल हुआ होता है उसी के की स्वॉर्ड से वो हील हो जाता है, ग्रैंड प्रीस्ट के हीलिंग फैक्टर की वजह से। ग्रैंड प्रीस्ट खड़ा होकर कहता है, अब सही लग रहा है, पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया था, आखिर मेरे ऊपर किसने वार किया। गोकू वजीटा, तुम लोगों की इतनी जुर्रत कि तुमने मेरे ऊपर वार किया, लॉर्ड जेनो के अटेंडेंट के ऊपर। तो वो जेनो कहता है, नहीं ग्रैंड प्रीस्ट, ये सब इस सराफियल की वजह से हुआ है। तो अभी सराफियल दोबारा से ग्रैंड प्रीस्ट को टच कर लेती है और ग्रैंड प्रीस्ट दोबारा से हिप्नोटाइज हो जाता है। सराफियल कहती है, ग्रैंड प्रीस्ट, क्या तुम मेरी मदद करोगे।
क्या तुम मेरा साथ दोगे इन मॉर्टल्स को और इस ओमनीपोटेंट जेनो को मारने में? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, हाँ मैं तुम्हारा साथ दूंगा सेराफियल, तुम जो बोलोगी मैं वो करूँगा। सेराफियल कहती है, शाबाश ग्रैंड प्रिस्ट, आओ मेरी हेल्प करो इन दोनों मॉर्टल्स और इस ओमनीपोटेंट को मारने में। तभी ग्रैंड प्रिस्ट जेनो के सामने चला जाता है और कहता है, मुझे माफ़ करना लॉर्ड जेनो, लेकिन मुझे सेराफियल की बात माननी ही पड़ेगी, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। जेनो कहता है, ग्रैंड प्रिस्ट अपने आप को संभालो, तुम मेरे अटेंडेंट हो ना कि सेराफियल के, मैं तुम्हारा लॉर्ड जेनो। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, मेरा कोई लॉर्ड नहीं है, मेरे केवल एक ही लॉर्ड है और वो है सेराफियल, मैं और किसी की बात नहीं मानूंगा। ऐसा बोल करके ग्रैंड प्रिस्ट बिना कुछ सोचे समझे एक की ब्लास्ट रेडी करता है और जेनो के ऊपर मार देता है। जेनो उस की ब्लास्ट को बिल्कुल भी डॉज नहीं कर पाता क्योंकि उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होता है वो मूव को। ग्रैंड प्रिस्ट को जैसे ही वो की ब्लास्ट पड़ता है तो वो थोड़ा सा पीछे हो जाता है, लेकिन वो अपने आप को संभाल लेता है। जेनो कहता है, ग्रैंड प्रिस्ट अपने आप को संभालो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे माइंड को मैनिपुलेट किया है सेराफियल ने, लेकिन तुम इतने वीक नहीं हो, तुम्हारा माइंड काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट और स्ट्रांग है, तुम इस सेराफियल के मैनिपुलेशन को ब्रेक कर सकते हो, मेरी बात को सुनो ग्रैंड प्रिस्ट। तभी ग्रैंड प्रिस्ट अपने सर को पकड़ लेता है और ज़ोरों से चीखने लगता है। सेराफियल कहती है, क्या ये कैसे हो सकता है, ये ग्रैंड प्रिस्ट मेरे मैनिपुलेशन को कैसे ब्रीच कर सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे इस ग्रैंड प्रिस्ट को पूरी तरीके से अपने कब्जे में करना ही होगा। ऐसा बोल करके सेराफियल दोबारा से ग्रैंड प्रिस्ट के नज़दीक जाती है, लेकिन तभी गोकू और वजीटा दोनों ही फाइनल कामेहामेहा मार देते हैं सेराफियल के ऊपर और सेराफियल ग्रैंड प्रिस्ट से थोड़ा दूर जा करके गिर जाती है। गोकू वजीटा ग्रैंड प्रिस्ट के नज़दीक जाते और कहते हैं, क्या हुआ लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट, क्या आप ठीक हैं? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, ओह ओह, वो सब एक बुरा सपने जैसा लग रहा है मुझे, आखिर क्या हो रहा था मेरे साथ अभी, मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? तो गोकू कहता है, लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट, इस सेराफियल ने आपके माइंड को मैनिपुलेट कर रखा था, इतने समय से आप इस सेराफियल की ही बात माने जा रहे थे। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, लॉर्ड जेनो शुक्रिया, अच्छा हुआ आपने मुझे मोटिवेशन दिया और मैं इस सेराफियल के मैनिपुलेशन से बाहर निकल पाया, वरना पता नहीं मैं इस मल्टीवर्स के साथ में क्या कर देता। ऑलरेडी मैं इस सेराफियल की बात में आ करके मल्टीवर्स के साथ में काफ़ी बुरा कर चुका हूँ, लेकिन अब और नहीं, अब और नहीं मैं इस सेराफियल की बात मानूंगा, बिल्कुल भी नहीं, इस सेराफियल को मैं हरा करके ही रहूँगा किसी भी हालत में। सेराफियल खड़ी होती और कहती है, बस बहुत हो गया, इतने समय से ग्रैंड प्रीस्ट मैं तुम्हें पावर्स देती रही, मैं तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाती रही, तुमने मुझे सपने दिखाए इस मल्टीवर्स पे राज करने के, और अब तुम मुझे बिट्रे कर रहे हो, अपने लॉर्ड को बिट्रे कर रहे हो। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, तुम मेरी लॉर्ड थी ही नहीं कभी, तुमने तो बस छल से अपने आप को मेरा लॉर्ड बनाया हुआ था, मेरे माइंड को मैनिपुलेट करके, बल्कि मेरे असली लॉर्ड तो केवल एक ही हैं, लॉर्ड जेनो, और मैं हमेशा उनके साथ रहूँगा, उनकी बात मानूंगा, फिर चाहे कोई भी कितना स्ट्रांग ही क्यों ना आ जाए मेरे सामने। तभी वो सेराफियल खड़ी होती है और कहती है, ठीक है, तुम सब एक तरफ और मैं एक तरफ, आज देख लेते हैं कि एग्जिस्टेंस के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंजल और मल्टीवर्स के टुच मॉर्टल्स और ओमनीपोटेंट कौन जीतता है। अब मैं तो मॉर्टल्स और ओमनीपोटेंट को दिखाती हूँ कि मैं प्राइमोर्डियल एंजल क्या कर सकती है। ऐसा बोल करके वो सेराफियल रेज करने लगती है और ट्रांसफॉर्म होती है अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में। सेराफियल के चेस्ट पे एक ओमेगा का साइन बन जाता है। सेराफियल कहती है, मिलो मेरी फाइनल फॉर्म से, एब्सोल्यूट इन्फिनिटी इंस्टिंक्ट। ये अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे मैं टाइम के बियॉन्ड जा कर के फाइट कर सकती हूँ। अब मेरे लिए टाइम जैसी कोई चीज़ मैटर ही नहीं करती है। अब तुम्हारे कोई भी अटैक ना ही मुझे डैमेज कर सकते हैं, और डैमेज तो छोड़ो, मेरे नज़दीक भी नहीं आ सकते हैं। गोकू कहता है, ऐसी बात है तो फिर इससे बचो। ऐसा बोल करके गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन करके सेराफियल के पीछे चला जाता है और एक कामेहामेहा मारता है। लेकिन जैसे ही वो कामेहामेहा सेराफियल के नज़दीक पहुंचता है, सेराफियल उस कामेहामेहा के सामने से गायब हो जाती है।
मानो कि सराफियल वहाँ पे थी ही नहीं कभी। गोकू कहता है हाँ, ये क्या हुआ, आखिर ये सराफियल कहाँ गई। तो सराफियल गोकू के पीछे खड़ी होती है और वो कहती है मैं तो यहाँ पे हूँ। जैसे ही गोकू पीछे मुड़ करके अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करता है, उतनी देर में सराफियल गोकू के ऊपर हज़ारों पंचेस मार देती है और गोकू ज़मीन में गिर जाता है जाके। वजीरा कहता है क्या करवाट, ये क्या हुआ, ये कैसे हो सकता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है ये तो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग बन गई है। गोकू ने तो अभी सभी एंजल्स को एक साथ हरा दिया था, इवन मुझे भी, और गोकू अब इसको टच भी नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब है कि ये सराफियल हम सबके बियॉन्ड जा चुकी है। इसे रोक पाना अब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो चुका है लॉर्ड ज़ेनो। वजीटा कहता है मेरे पास एक तरीका है इसको दिखाने का कि कौन है यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। ज़ेनो कहता है रुक जाओ वजीटा, हमें सोच समझ के इसके ऊपर वार करना पड़ेगा। लेकिन वजीटा ज़ेनो की कोई भी बात नहीं सुनता और वो सीधे सराफियल के ऊपर हमला कर देता है। जैसे ही वजीटा सराफियल के नज़दीक पहुँचता है, सराफियल केवल एक स्माइल देती है और वो वजीटा के सामने से ऐसे गायब हो जाती है मानो कि वो कभी सामने थी ही नहीं। वजीटा भी चारों तरफ देखने लगता है लेकिन उसे सराफियल कहीं नहीं दिखती। तभी सराफियल वजीटा के भी पीछे आ जाती है। वजीटा कहता है ये ट्रिक मेरे ऊपर नहीं चलने वाली, मुझे पता था तुम यही करोगी। तभी वजीटा अचानक से अपने आप को एक्सप्लोड कर लेता है और ये चीज़ सराफियल ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। सराफियल शॉक्ड रह जाती है कि ये कैसा अटैक है। जैसे ही वजीटा एक्सप्लोड करता है उससे सराफियल को थोड़ा सा डैमेज होता है और वो थोड़ी सी पीछे हो जाती है और वजीटा भी नीचे गिर जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है शाबाश वजीटा, तुमने वार कर दिया उसके ऊपर। ज़ेनो कहता है लेकिन अब वजीटा के अंदर ज़्यादा स्टेमिना नहीं बचा हुआ है, तुमने देखा नहीं उसने उस एक्सप्लोजन में अपनी पूरी जान झोंक दी थी। लेकिन स्टिल सराफियल को केवल हल्का सा ही डैमेज हुआ है और वजीटा पूरी तरीके से एग्जॉस्ट होकर के नीचे गिर चुका है। अब गोकू वजीटा ये दोनों ही नीचे गिरे हुए हैं और हम दोनों को ही संभालना है इस मल्टीवर्स के भार को, इस सराफियल को। सराफियल कहती है तुमने काफ़ी अच्छी कोशिश की मॉर्टल्स, तुम्हारे जैसे मॉर्टल्स मैंने आज तक कहीं नहीं देखे हैं। इवन इतना ज़्यादा डैमेज तो मुझे आज तक कोई डेइटी या फिर गॉड भी नहीं कर पाया है, मानना पड़ेगा। लेकिन कुछ भी हो तो तुम एक आम से मॉर्टल्स ही, तुम्हारे पास में स्टेमिना है, एंड्योरेंस है जो कि तुम्हें लिमिट करती है मुझ जैसे एंजल को हराने से। और तुम लोग कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लो, कभी भी मुझसे आगे नहीं निकल पाओगे मॉर्टल्स। ज़ेनो कहता है भले ही वो दोनों मॉर्टल्स हो लेकिन मैं और ग्रैंड प्रीस्ट तुम्हें रोक करके ही रहेंगे। सराफियल कहती है ओ, तो ये दोनों मॉर्टल्स जो कि तुम्हें काफ़ी आसानी से हरा पा रहे थे वो ज़मीन में पड़े हुए हैं और तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक लोगे। वेल, देखते हैं आखिर तुम्हारे अंदर कितनी जान है ज़ेनो। तभी ज़ेनो और ग्रैंड प्रिस्ट एक साथ सराफियल के ऊपर हमला करते हैं लेकिन सराफियल पता नहीं कैसे अचानक से अपने सामने एक रिफ्ट खोल देती है दूसरे डिमेंशन के लिए और ज़ेनो ग्रैंड प्रिस्ट उसके अंदर खींचे चले जाते हैं। ज़ेनो कहता है नहीं, ये नहीं हो सकता, ये हम कहाँ जा रहे हैं, ये रिफ्ट आखिर हमें अपनी तरफ क्यों खींच रही है, ये रिफ्ट कहाँ जा रही है। ऐसा बोलते बोलते ज़ेनो उस रिफ्ट के अंदर चला जाता है और ग्रैंड प्रीस्ट भी। तभी वो रिफ्ट बंद हो जाती है। सराफिल कहती है तुम लोगों को हराना तो और भी ज़्यादा इजी था और मुझे तुम्हें हराने का शौक़ भी नहीं था, मुझे तो बस इन दोनों मॉर्टल से निपटना था, इसीलिए फ़िलहाल के लिए मैंने तुम्हें अपने रास्ते से हटा दिया ज़ेनो ग्रैंड प्रीस्ट। अब मैं इन दोनों मॉर्टल से अपना हिसाब चुकता कर सकती हूँ, जितना भी इन्होंने मेरे ऊपर वार किया था उस सब का बदला ले सकती हूँ मैं। तभी गोकू और वजीटा दोनों खड़े होने की कोशिश करते हैं लेकिन वजीटा ने अपना सारी जान उस एक्सप्लोजन में झोंक दी होती है। गोकू खड़ा उतर कहता है वजीटा तुम चिंता मत करो, तुम आराम करो, मैं इस सराफियल को अकेले संभाल सकता हूँ। वजीटा कहता है नहीं कैकरॉट, तुम भी इतने स्ट्रांग नहीं हो कि तुम इसे अकेले हरा लो, मुझे पता है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बन चुकी है, इसकी एब्सोल्यूट इन्फिनिटी इंस्टिंक्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल है, हम दोनों को मिल के ही इसके ऊपर वार करना होगा, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है इसे हराने का। सराफिल कहती है मानना पड़ेगा,
वैसे तुम मॉर्टल्स के अंदर भले ही जान ना हो मुझे हरा पाने की, लेकिन तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस और विल बहुत ज़्यादा है। देखते हैं आखिर तुम कितनी देर तक मेरे सामने टिकते हो। गोकू कहता है, तुमने क्या कहा कि तुम टाइम के बियॉन्ड जा चुकी हो? ये बता करके तुमने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक कर दी है सराफियल। सराफिल कहती है, हाँ आखिर मतलब क्या है तुम्हारा? तभी गोकू वजीटा की आंखों में देखता है और उनके इशारों इशारों में ही कुछ बातें हो जाती हैं। सराफिल कहती है, मुझे पता है तुम लोग मुझे गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। गोकू कहता है, वजीटा इससे बचो। ऐसा बोल करके गोकू अपने अंदर का सारा स्टेमिना जुटाता है और एक कामेहामेहा मारता है वजीटा की तरफ। वजीटा भी कहता है, खैखरॉट तो मिस से बच के दिखाओ। ऐसा बोल करके वजीटा भी एक फाइनल फ्लैश रेडी करता है और उसको गोकू के ऊपर मार देता है। सराफिल कंफ्यूज हो जाती है कि ये क्या है, आखिर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्यों हमला कर रहे हैं? क्या ये अपना दिमाग खो चुके हैं? पागल हो गए हैं ये लोग? जैसे ही गोकू और वजीटा का कामेहामेहा क्लैश करता है, उससे ना ही केवल जेनो का पैलेस डिस्ट्रॉय होता है, बल्कि वो पूरा डायमेंशन ही ब्रेक कर जाता है और सराफियल, गोकू, वजीटा ये तीनों ही एक अलग डायमेंशन में पहुंच जाते हैं जहां पर टाइम ही नहीं एग्जिस्ट करता है। सराफिल कहती है, ये क्या था? आखिर तुमने एक दूसरे के ऊपर वार क्यों किया और ये हम कहाँ पे आ गए हैं? तो गोकू कहता है, तुमने क्या कहा था कि तुम टाइम के बियॉन्ड जा चुकी हो? तो फिर हमने अपने अटैक से उस डायमेंशन को ही ब्रेक कर दिया जहाँ पे टाइम एग्जिस्ट करता था। अब हम तीनों एक ऐसे डायमेंशन में हैं जहाँ पे टाइम ही नहीं एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब है कि अब हम भी टाइम के बियॉन्ड हो चुके हैं और तुम भी। अब हम तीनों सेम पेज पे हैं। अब पता चलेगा कौन स्ट्रांग है कौन वीक। सराफिल कहती है, तो मॉर्टल्स का आईक्यू लेवल इतना ज़्यादा कैसे है? आखिर ये सब मैंने क्यों नहीं फिगर आउट किया कभी? वजीटा कहता है, मान गया तुम्हें खैकरॉट। एक बार को मुझे कन्फ्यूजन हो गया था कि आखिर तुम क्यों करना चाहते हो ऐसा, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि तुम आखिर क्यों हम दोनों के अटैक्स को क्लैश कराना चाहते थे। तुम्हारे बैटल आईक्यू को कोई भी बीट नहीं कर सकता खैकरॉट। गोकू कहता है, शुक्रिया वजीटा, लेकिन अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है। अभी हमें इस एंजल को भी हराना है। जिसके बाद गोकू, वजीटा वो दोनों ही खड़े होते हैं, एक लंबी सी सांस लेते हैं और अपने अंदर के सारे स्टेमिना और एनर्जी को एक ही जगह एकत्रित करते हैं। गोकू कहता है, वजीटा यही समय है इसके ऊपर वार करने का। जैसे ही गोकू वजीटा एक साथ वार करते हैं सराफियल के ऊपर, इस बार सराफियल गोकू और वजीटा को नहीं डॉज कर पाती। गोकू सराफियल के हेड पे एक पंच मारता है और वजीटा सराफियल के गट पे, जिससे कि सराफियल की आंखें भी कुछ देर के लिए खुली की खुली ही रह जाती हैं। सराफियल अपने आप को संभालती है और कहती है, ये क्या था? आखिर तुम लोग कब हार मानोगे? केवल 6 या 7 हज़ार साल ट्रेनिंग करके तुम मुझ जैसे प्रमोडियल एंजल को टक्कर दे पा रहे हो? तुम आम मॉर्टल तो नहीं हो सकते। गोकू कहता है, तुम्ही ने तो कहा था कि हम उस प्रेमोडियल सेयन के अंश हैं, लेकिन क्या तुम हमें ये बता सकती हो कि आखिर वो प्रेमोडियल सेयन कौन है? तो सराफियल कहती है, वो चाहे जो कोई भी हो, उस प्रेमोडियल सेयन को भी मैंने मारा और तुम्हें भी मैं ही ख़त्म करूँगी। सेयन का कोई भी अंश जिंदा नहीं बचेगा मेरे होते हुए। गोकू कहता है, क्या तुम इसीलिए हमें ट्रेन करा रही थी? क्या ये जो मेरे पास में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट आई थी टूर्नामेंट ऑफ पावर, वो तुम्हारी वजह से आई थी? प्रेमोडियल एंजल कहती है, हाँ वो सब कुछ प्लान्ड था। तुम्हारा वीस से ट्रेन होना, तुम्हारा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अचीव करना, तुम्हारा टूर्नामेंट ऑफ पावर को जीतना, वो सब प्लान्ड था। मैं बस देखना चाह रही थी कि क्या तुम्हारे अंदर भी वही सारी एबिलिटीज़ हैं जो कि उस प्रेमोडियल सेयन में थी। और मुझे ये चीज़ पता चल गई टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद में कि तुम दोनों सेयन्स उस प्रेमोडियल सेयन के हूबहू कॉपी हो। तुम्हारी पावर्स उससे काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। उसके पास में भी इनफाइनाइट पोटेंशियल था जो कि केवल कुछ ही साल की ट्रेनिंग में बढ़ाता रहता था। खैर, अब वो सब कुछ भी मैटर नहीं करता है। मैटर करता है तो तुम लोगों का अंत, तुम सेयन्स की मौत।
गोकू कहता है बस बहुत बकवास हो गई। वजीटा, आओ इसका चैप्टर क्लोज करते हैं और अपने मल्टीवर्स को सुरक्षित करते हैं। ऐसा बोल करके गोकू वजीटा दोनों ही साथ में रेज करने लगते हैं और उनके बाल धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं, उनके बॉडी से इलेक्ट्रिसिटी निकलने लगती है। तभी सराफियल को एक झलक आती है उसी प्रेमोडियल सेयन की गोकू और वजीटा के अंदर, और जैसे ही वो झलक आती है सराफियल पीछे होने लगती है। सराफियल कहती है नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या तुम ही वो प्रेमोडियल सेयन्स हो? लेकिन उसको तो मैंने मार डाला था। तुम लोग नहीं हो सकते हो वो। नहीं, तुम तो आम से मॉर्टल्स हो, तुम क्या ही बिगाड़ लोगे मेरा। पिछली फाइट में भी मैंने उस प्रेमोडियल सेन को हरा दिया था और मैं तुम्हें भी हरा करके ही रहूँगी। ऐसा बोल करके वो सराफियल भी रेज करने लगती है और अपनी ट्रू पावर की पोटेंशियल को मैक्सिमाइज़ करने लगती है। सराफियल कहती है अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ अपनी ट्रू पावर का 100% पोटेंशियल। अभी तक मैं तुम लोगों को हल्के में ले रही थी, लेकिन अब और नहीं। अब मुझे अपने पूरे पोटेंशियल का इस्तेमाल करना होगा। तुम्हारे अंदर मुझे उस प्रेमोडियल सेन की झलक दिखी है और उसे रोक पाना बिल्कुल भी आसान नहीं था, तो फिर तुम्हें भी नहीं होगा। मुझे तुम लोगों को रोकने के लिए अपने पूरा पोटेंशियल का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। ऐसा बोल करके सराफियल जैसे ही अपने 100% पोटेंशियल पे पहुंचती है, उसकी बॉडी से जो ओमेगा का साइन होता है वो ओमेगा का साइन भी मिट जाता है। सराफियल कहती है अब मैं सब चीज़ों के परे जा चुकी हूँ, तुम्हारी ये मॉर्टल बॉडी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। गोकू और वजीटा के बाल भी बड़े हो गए थे और गोकू वजीटा भी अपनी प्रेमोडियल फॉर्म के 100% पोटेंशियल पे थे और सराफियल भी अपने 100% पोटेंशियल पे थी। गोकू और वजीटा जैसे ही सराफियल के ऊपर हमला करते हैं, इस बार सराफियल गोकू वजीटा दोनों के ही अटैक को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेती है। सराफियल कहती है तुम्हारा भी सेम वही हश्र होगा जो कि मैंने उस प्रेमोडियल सेयन का किया था। ऐसा बोल करके सराफियल गोकू वजीटा को आपस में भिड़ाती है और दूर फेंक देती है, जिसके बाद सराफियल दोबारा से एक रिफ्ट खोलती है दूसरे डिमेंशन के लिए और गोकू वजीटा उसकी तरफ खींचने लगते हैं। सराफियल कहती है जाओ, इस रिफ्ट के अंदर जाओ और दूसरे डिमेंशन में पहुंच जाओ जहां पे तुम्हारी मौत तुम्हारा इंतज़ार कर रही है सेयंस। गोकू वजीटा काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से उस रिफ्ट के नज़दीक आने लगते हैं, लेकिन वो किसी तरीके से रेजिस्ट कर रहे होते हैं उसके अंदर जाने से। सराफियल कहती है तुम लोग इतनी आसानी से नहीं मानोगे, मुझे तुम्हें जानबूझ के इस रिफ्ट के अंदर भेजना पड़ेगा। ऐसा बोल करके सराफियल अपने रिफ्ट को और भी ज़्यादा बड़ा कर देती है, जिससे कि और भी ज़्यादा फोर्सफुली वो रिफ्ट गोकू वजीटा को खींचने लगता है। सराफियल कहती है जाओ, इस रिफ्ट के अंदर जाओ मॉर्टल्स। और ऐसा ही होता है। गोकू वजीटा की काफ़ी कोशिश करने के बावजूद भी वो उस रिफ्ट के अंदर जाने से नहीं रुक पाते। गोकू और वजीटा उस रिफ्ट के अंदर चले जाते हैं और एक अलग ही डायमेंशन में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वो रिफ्ट क्लोज हो जाती है। सराफियल एक चैन की सांस लेती है और कहती है हाश, आखिरकार तुम मॉर्टल्स को मैंने हरा ही दिया। उस डायमेंशन से बाहर आ पाना इम्पॉसिबल है। अब ना जेनो बचा है, ना ग्रैंड प्रीस्ट और ना ही वो दोनों प्रेमोडियल सेयंस, सब मारे गए। अब जेनो का मल्टीवर्स भी मेरा है और ये टाइमलाइन भी। खैर, वहीं गोकू और वजीटा जैसे ही उस दूसरे डायमेंशन में पहुंचते हैं, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अंधेरा होता है, एकदम पिच ब्लैक। गोकू वजीटा को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता। गोकू कहता है वजीटा तुम कहाँ पे हो, ये हम कहाँ पे आ गए? वजीटा को भी कुछ नहीं दिखाई देता और वो कहता है पता नहीं कैकरॉट, लेकिन ये जगह जो भी है मुझे लगता है कि हम यहाँ पे बंद चुके हैं। अब हम यहाँ से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे, हमें उस सराफियल ने हरा दिया है। गोकू कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम इतनी आसानी से नहीं हार सकते वजीटा, हमें कुछ ना कुछ करना होगा, हम कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लेंगे वजीटा। तभी गोकू को कहीं दूर पे से एक हल्की सी लाइट दिखती है। गोकू कहता है वजीटा वो देखो, उस तरफ लाइट है, डेफिनेटली वो रास्ता होगा इस डायमेंशन से बाहर निकलने का, हमें उस तरफ चलना चाहिए। वजीटा कहता है तुम ठीक कह रहे हो कैकरॉट, मुझे भी वो रोशनी दिख रही है और वो रोशनी बड़ी होती जा रही है।
धीरे धीरे वो लाइट मानो कि गोकू और वेजिटा के नज़दीक आ रही होती है, और जैसे ही वो रोशनी एकदम गोकू के नज़दीक आ जाती है तो गोकू क्या देखता है कि वो कोई रोशनी नहीं, बल्कि वो तो एक फिगर था, कॉस्मिक फिगर। गोकू कहता है ये तो कोई कॉस्मिक फिगर लग रहा है, ये तो किसी बीइंग की तरह लग रहा है, आखिर तुम कौन हो? तो कॉस्मिक फिगर कहता है मैं वही प्राइमोर्डियल सेयन हूँ जिसके बारे में वो सेराफियल बात कर रही थी, और तुम दोनों मेरे ही अंश हो। गोकू कहता है तो आप हैं वो? आखिर ये सब क्या चल रहा है? ये प्राइमोर्डियल सेयन और वो एंजल, ये सब क्या चल रहा है? वो हमारे मल्टीवर्स के साथ क्या करना चाहती है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आखिर वो मल्टीवर्स पे इतने समय से कब्जा क्यों करने की कोशिश कर रही थी? तो वो प्राइमोर्डियल सेयन कहता है मैं तुम्हें सब बताऊंगा, इसके पीछे काफ़ी बड़ी कहानी है, लेकिन फ़िलहाल तुम्हें सबसे पहले उस सेराफियल को रोकना होगा। उसका एम है हर टाइमलाइन के मल्टीवर्स पे कब्ज़ा करना, और वो इस टाइमलाइन पे कब्ज़ा करने में अगर सक्सेसफुल हो गई तो फिर उसकी पावर्स दोगुनी चौगुनी हो जाएगी, और फिर कोई भी टाइमलाइन में उसको कब्ज़ा करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। खैर, वो सेराफियल वापस आ जाती है अपने मल्टीवर्स में, मेन मल्टीवर्स में, उस डायमेंशन को छोड़ करके। सेराफियल काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और कहती है हाँ, मैंने उन दोनों सेयन्स को भी हरा दिया और अब ये मल्टीवर्स मेरा है, और अब क्योंकि ये मल्टीवर्स मेरा हो चुका है तो अब मेरी पावर्स और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, और मैं हर टाइमलाइन पे कब्ज़ा करने के काबिल भी हो जाऊंगी। लेकिन तभी सेराफियल के सामने वही रिफ्ट खुलती है जिस रिफ्ट का इस्तेमाल करके उसने गोकू और वेजिटा को दूसरे डायमेंशन में भेजा था। सेराफियल कहती है क्या ये रिफ्ट, ये तो वही रिफ्ट है जिसका तो मैंने इस्तेमाल किया था गोकू वेजिटा को और जेनो ग्रैंड प्रीस्ट को दूसरे डायमेंशन में भेजने के लिए, लेकिन ये रिफ्ट यहाँ पे कैसे आई? तभी उस रिफ्ट के अंदर से गोकू निकलता है, जो कि एक अजीब सी ही फॉर्म में होता है। गोकू के बाल एकदम वाइट हो चुके होते हैं, गोकू के अगल बगल एक अजीब सा वाइट कलर का ऑरा घूम रहा होता है, गोकू की आंखें भी वाइट हो चुकी होती हैं, और ऐसा लग रहा होता है मानो कि गोकू एक प्योरिटी का सिंबल हो। वहीं वेजिटा उसका एकदम अपोजिट लग रहा होता है। वेजिटा की आंखें पर्पल हो चुकी होती हैं, उसके बाल पर्पल होते हैं, उसके आसपास पर्पल ऑरा घूम रहा होता है। सराफियल कहती है तुम दोनों वापस कैसे आ गए? तुम्हें तो मैंने दूसरे डायमेंशन में भेज दिया था, जहाँ से आ पाना तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है। गोकू कहता है हम प्राइमोर्डियल सेयन के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और जब गोकू ऐसा बोलता है तो उसकी डबल वॉइस आ रही होती है। एक वॉइस तो गोकू की होती है, लेकिन दूसरी वॉइस होती है उस प्राइमोर्डियल सेयन की जिससे अभी गोकू ने बात की। सेराफियल कहती है आखिर ये कैसी फॉर्म है तुम्हारी? ये फॉर्म मैंने पहले नहीं देखी। गोकू कहता है ये है ट्रू प्राइमोर्डियल फॉर्म, और ये है सेयन्स की असली पोटेंशियल, ये है सेयन्स का असली लिमिट। इसके बियॉन्ड कोई भी बीइंग, कोई भी डेइटी, कोई भी मॉर्टल कभी नहीं जा सकता है। सेराफियल कहती है तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हें हरा सकती हूँ अभी भी, मैं अभी भी इतनी स्ट्रांग हूँ कि तुम्हें रोक दूंगी, क्या तुम देखना चाहोगे मेरी पावर्स को? ऐसा बोल करके सेराफियल रेज करती है और दोबारा से वो अपनी ओमेगा फॉर्म में चली जाती है और 100% पोटेंशियल का इस्तेमाल करने लगती है। सेराफियल कहती है तुम चाहे कितने ही स्ट्रांग क्यों ना बन जाओ, मुझे नहीं रोक सकते, और अब तो मैं मेन मल्टीवर्स में हूँ, तो तुम लोग टाइम से बाइंडेड हो, लेकिन मैं टाइम के बियॉन्ड हूँ। गोकू कहता है ऐसी बात है तो फिर इससे बच करके दिखाओ। ऐसा बोल करके गोकू इंस्टेंटली सेराफियल की आंखों के सामने आ जाता है। सेराफियल पिछली बार की तरह ही 1000 पंचेस मारने की कोशिश करती है गोकू के ऊपर विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, लेकिन इस बार गोकू उसके हर पंच को अपनी एक उंगली से रोक लेता है। सेराफियल का मुंह खुला का खुला रह जाता है कि ये क्या हुआ। सेराफियल कहती है तो तुमने ये कैसे किया? तुमने मेरे सारे अटैक्स को कैसे रोक लिया आखिर, वो भी इतनी इजीली?
जबकि मेरे पास तो ओमेगा एब्सोल्यूट इन्फिनिटी इंस्टिंक्ट है। गोकू कहता है, मैंने बोला ना, ये है असली सेंस की लिमिट और इसके बियॉन्ड कोई भी बिंग नहीं जा सकता, तुम भी नहीं सराफियल। तभी अचानक से साइड से आकर के वजीटा एक किक मार देता है सराफियल के ऊपर, और वो किक इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि सराफियल सीधे यूनिवर्सेस को चीरते हुए किसी प्लैनेट में जाकर के भिड़ जाती है। गोकू कहता है, वजीटा मैं थोड़ा सा मज़े लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुमने तो एक ही बार में काम ख़त्म कर दिया। वजीटा कहता है, काकरॉड, तुम बकवास बातें कर रहे थे उसके साथ में, हमें इसको ख़त्म करना है, इससे रिश्ता नहीं बनाना है जो कि तुम बातें कर रहे थे उसके साथ में। चलो, अभी अपना काम ख़त्म नहीं हुआ है, अभी वो सराफियल सही सलामत है। इसके बाद गोकू वजीटा भी उस सराफियल के पीछे चले जाते हैं। सराफियल किसी प्लैनेट में घुसी पड़ी होती है और वो जैसे ही उस प्लैनेट को तोड़ करके बाहर निकलती है, वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होती है वजीटा की उस किक से। सराफियल कहती है, तुम मॉर्टल्स की इतनी जुर्रत, तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया, एक उस एंजल के ऊपर जिसने तुम्हारे मल्टीवर्स का स्ट्रक्चर क्रिएट किया था। मैंने तुम लोगों को पैदा किया है और तुम मुझे ही मार रहे हो, तुम्हारी इतनी जुर्रत भी कैसे हुई। तभी उसके सामने और पीछे गोकू वजीटा दोबारा से आ जाते हैं। गोकू कहता है, वजीटा लगता है तुमने कुछ ज़ोर से ही सराफियल को किक मार दी है, इसका दिमाग हिल चुका है क्योंकि ये अपने आप से ही बात कर रही है। वजीटा आओ ज़रा इसको दिखाते हैं कि असली सेंस क्या कर सकते हैं। जिसके बाद गोकू वजीटा एक एक करके उसके ऊपर हमला करने लगते हैं। कभी गोकू सराफियल के ऊपर एक पंच मारता है तो कभी वजीटा। सराफियल मानो कि उनके लिए एक बॉल हो। गोकू जैसे ही सराफियल के गट में एक पंच मारता है, तभी वजीटा पीछे से आकर के सराफियल के नेक में एक पंच मारता है। सराफियल का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मानो कि कूड़े के समान हो गया हो। सराफियल का एब्सोल्यूट इन्फिनिटी इंस्टिंक्ट भी ऐसा लग रहा था वो गोकू और वजीटा की ट्रू प्रिमोर्डियल फॉर्म के सामने कि कुछ भी नहीं है वो। इवन सराफियल काफ़ी ज़्यादा कोशिश करती है गोकू और वजीटा के अटैक को डॉज करके काउंटर करने की अपनी एब्सोल्यूट इन्फिनिटी इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करके, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रही होती। उसके सारे वार, उसके सारे काउंटर वार उसी के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं। गोकू वजीटा उस सराफियल को मारने में इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि वो देखते ही नहीं है कि उन्होंने पूरे यूनिवर्स में केओस मचा करके रख दिया है। पूरे यूनिवर्स के प्लैनेट्स, इवन सन्स और गैलेक्सीज तक के ओरिएंटेशन बिगाड़ देते हैं। गोकू और वजीटा के पंच से ऐसे शॉकवेव क्रिएट हो रहे होते हैं जिसकी एनर्जी प्लैनेट, गैलेक्सीज, इवन ब्लैक होल्स तक नहीं सह पा रहे थे और वो इरेज हो रहे थे। पूरे यूनिवर्स में तबाही मच चुकी थी, हर प्लैनेट में एस्ट्रॉयड, मीटरॉयड गिर रहे थे गोकू और वजीटा के शॉकवेव की वजह से, और जो प्लैनेट सर्वाइव कर रहे थे उसमें बहुत ही ज़ोरदार सुनामीज़ वगैरह आने लग रही थी। पूरे यूनिवर्स में तबाही मची हुई थी और उसको रोकने के लिए ना ही वहाँ पे डिस्ट्रॉयर थे, ना एंजल्स, ना ही सुप्रीम काय और ना ही जेनो ग्रैंड प्रीस्ट। खैर, गोकू वजीटा अपने पंचेस और अपने किक्स, इवन अपने की ब्लास्ट की मदद से सराफियल को इतना असमर्थ कर देते हैं कि सराफियल अपनी बेस फॉर्म में आ जाती है और वो एक प्लैनेट में जा कर के गिर जाती है। सराफियल मानो कि पावरलेस हो गई थी। सराफियल बिल्कुल हिल भी नहीं पा रही थी, बस वो चीख रही थी। गोकू वजीटा सराफियल के नज़दीक जाते हैं तो सराफियल कहती है, बस बहुत हो गया, अब मुझे मार डालो, मैं हूँ और ज़्यादा सरवाइव नहीं कर सकती, मैं तुमसे अपने मौत की भीख मांगती हूँ। गोकू वजीटा, प्लीज़ मुझे मार डालो। गोकू कहता है, सराफियल, अब तुम इतनी भीख मांग रही हो हमारे सामने, तो फिर चलो तुम्हारी विश को पूरा कर दिया जाए, लेकिन तुम्हें हम नहीं मारेंगे। सराफियल कहती है, प्लीज़, मैं और ज़्यादा सरवाइव नहीं कर सकती, प्लीज़ मुझे मार डालो। गोकू वजीटा ने सराफियल की ऐसी हालत कर दी होती है कि सराफियल अपने मुंह से अपनी मौत की भीख मांग रही होती है। गोकू वजीटा की जो प्राइम प्रेमोडियल फॉर्म होती है वो इतनी ज़्यादा शक्तिशाली होती है कि इवन मल्टीवर्स का स्ट्रक्चर क्रिएट करने वाली सराफियल भी गोकू वजीटा के सामने भीख मांग रही होती है। गोकू कहता है, हम तुम्हें नहीं मारने वाले हैं। तभी गोकू और वजीटा के अंदर से एक ऑरा निकलता है
जो कि आपस में कंबाइन होकर के बड़ा सा फिगर बना लेता है, और वो फिगर होता है रियल प्रिमोर्डियल सेयन का। सराफियल कहती है, आप आप तो प्रिमोर्डियल सेयन है ना, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको बिट्रे किया लॉर्ड, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। गोकू कहता है, लॉर्ड, ये तुम क्या बोल रही हो सराफियल? तुम तो कुछ समय पहले इस प्रिमोर्डियल सेन को गाली दे रही थी और अब तुम लॉर्ड कह रही हो इसे? कितनी दोगली हो तुम। वो प्रिमोर्डियल सेन कहता है, सराफियल, मैंने तुम्हें कितना स्ट्रांग बनाया, मैंने तुम्हारे ऊपर कितना ज़्यादा ट्रस्ट किया, तुम्हें कितनी सारी पावर्स दी, लेकिन उसके बदले में तुमने मुझे क्या दिया? बिट्रेयल। तुमने मुझे ही मार डाला मेरी पावर्स का इस्तेमाल करके। तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया था सराफियल, और उसका खामियाजा तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। सराफियल कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं पावर्स की भूख में अंधी हो गई थी, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। तभी वो प्रिमोर्डियल सेन अपना हाथ आगे करता और कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हारे मरने का समय आ चुका है सराफियल। ऐसा बोल करके वो प्रिमोर्डियल सेन एक की ब्लास्ट निकालता है, जिससे कि वो पूरे प्लेनेट के साथ साथ सराफियल भी इवेपोरेट हो जाती है हवा में ही। जिसके बाद वो प्रिमोर्डियल सेन गोकू और वजीटा को कहता है कि हाँ, अब तुम लोग मुझसे पूछ सकते हो तुम्हारे दिमाग में जो भी डाउट्स हो। मुझे पता है तुम लोग काफ़ी कुछ सोच रहे होगे कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, तो अब तुम मुझसे वो सब क्वेश्चन पूछ सकते हो। गोकू कहता है, सबसे पहले क्वेश्चन तो मेरा आपसे यही है कि आखिर आप हैं कौन, और आखिर ये सराफियल कौन थी? तो प्रिमोर्डियल सेन कहता है, मैं, तुम ये समझ लो कि मैं मल्टीवर्सेस का करता धरता हूँ, और सराफियल मेरी अटेंडेंट हुआ करती थी। मैंने उसको अलग अलग टाइमलाइंस दी थी संभालने के लिए, लेकिन जब उसने देखा कि टाइमलाइंस पे राज करने में कितना ज़्यादा मज़ा आता है, तो फिर उसने सोचा कि क्यों ना वो मुझे रास्ते से हटा दे और ख़ुद बन जाए पूरी टाइमलाइंस और हर मल्टीवर्स की रूलर। और उसने ऐसा किया भी। उसने मेरे ही पावर्स का इस्तेमाल करके मुझे बिट्रे कर दिया और मुझे ट्रैप कर दिया था उसी डायमेंशन में जहाँ पे उसने तुम्हें किया था ट्रैप। लेकिन सराफियल ये भूल गई थी कि अगर वो तुम दोनों को भी सेम डायमेंशन में कैद कर देगी तो फिर मुझे चांसेस मिल सकते हैं बाहर आने के। और वही हुआ। खैर, और तुम लोगों को क्या जानना है? वजीटा कहता है, बस हम लोगों ने काफ़ी कुछ जान लिया, अब मैं ये चाहूँगा कि आप ये पूरे मल्टीवर्स को ठीक कर दीजिए। तो वो प्रिमोर्डियल सेन कहता है, इस मल्टीवर्स को तो मैं पूरा ठीक कर दूंगा और जेनो ग्रैंड प्रिक्स को भी वापस ले आऊँगा, लेकिन क्या तुम लोग टाइमलाइन के रखवाले बनना चाहोगे? क्या तुम लोग मेरी जगह लेना चाहोगे? क्योंकि तुम ही हो मुझे टक्कर देने वाले और मेरे बाद पूरे टाइमलाइन और एग्जिस्टेंस को संभालने वाले रियल प्रिमोर्डियल सेयंस। गोकू कहता है, थैंक यू फॉर द ऑफ़र लॉर्ड, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैं और वजीटा इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर पाएंगे, क्योंकि हमारी फैमिलीज़ हैं और वैसे भी काफ़ी हज़ारों सालों से हमने अपनी फैमिली को नहीं देखा है। 6-7 हज़ार साल से तो हम ट्रेनिंग कर रहे थे उस अल्टीमेट टाइम चेम्बर के अंदर। उसके बाद ये सब सराफियल वाली चीज़ें हो गई और इस सब को संभालते संभालते हम अपनी फैमिली के बारे में तो बिल्कुल भूल ही गए हैं। हम तो बस हाँ मॉर्टल की तरह जीना चाहते हैं। लेकिन हाँ, अगर फ्यूचर में कभी भी कोई मल्टीवर्स से रिलेटेड या फिर टाइमलाइन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर हम उसको सॉल्व करने में आपकी मदद ज़रूर करेंगे। तो प्रिमोर्डियल सेन कहता है, ओह चलो कोई नहीं, अब मुझे ही दोबारा से ये पूरी टाइमलाइन और एग्जिस्टेंस संभालनी पड़ेगी। खैर, जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। जिसके बाद वो प्रिमोर्डियल सेन सब कुछ ठीक कर देता है। वो यूनिवर्स में जो भी केओस था वो सब ठीक हो जाता है। सभी डिस्ट्रॉयर्स, एंजल्स, जेनो, ग्रैंड प्रिस्ट सब वापस आ जाते हैं और गोकू वजीटा भी अर्थ पे अपनी लाइफ को दोबारा से एंजॉय करने लगते हैं। और ये मूवी यहीं पे ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी
और मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आखिर इस मूवी में मैंने कहाँ पे मिस्टेक्स की हैं और कहाँ मैं इम्प्रूवमेंट कर सकता था। मुझे लगता है कि इस मूवी में मैंने ज़्यादा कॉम्बैट नहीं रखा है, उसकी वजह से तुम लोगों को थोड़ा सा बोरिंग या फिर कुछ एनोइंग लग सकता है, लेकिन मैंने ज़्यादा से ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स डालने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से शायद तुम लोगों को मूवी इंटरेस्टिंग भी लगी हो। तो मुझे ज़रूर बताना कि आखिर मैंने कहाँ पे मिस्टेक्स की है, मैं नेक्स्ट मूवी में वो सब चीज़ें फ़िक्स कर दूँगा। और हाँ, जो नेक्स्ट मूवी आने वाली है वो आएगी नेक्स्ट मंथ, और वो होगी स्पेशल 4 आवर्स की, जिसके ऊपर काम मैंने अभी से स्टार्ट कर दिया है। और वो मूवी अब तक की मेरे चैनल की सबसे बेस्ट मूवी होने वाली है, ये चीज़ मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ। तो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ गाइस, अगर तुम चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ताकि ऐसी ही स्टोरीज़ और मूवीज़ तुम्हें देखने को मिल जाए। तो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।